मैं पुराने जमाने में पहुंच गया और वहां रेस्टोरेंट खोलकर माइक्रोवेव और पहले से तैयार खाने के दम पर दूसरे शेफ्स को पीछे छोड़ दिया, जबकि बाकी लोग सुबह होने से पहले ही धुएं और आग में लगे रहते थे। मेरे यहाँ की खास डिश सिर्फ 3 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करते ही तैयार हो जाती है, जब दूसरे लोग अभी भी सब्जियों और मसालों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। मेरे फ्रिज का सामान कभी खत्म ही नहीं होता। एक शेंशियन चिकन की खुशबू पूरी गली में फैल जाती है और लोग इसे लेने के लिए पागल हो जाते हैं। दुकान हमेशा भरी रहती है। मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर रोज यहाँ आता है और दुकान से निकलने का नाम नहीं लेता, यहाँ तक कि प्रिंसेस खुद आकर मुझे बहुत सारे पैसे देकर ब्रांच खोलने की जिद करती है, जब तक कि एक दिन मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया और काम करना बंद कर दिया। और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न फूड डिलीवरी शॉप के बंद होने से परेशान था, तभी दरवाजे पर एक जोर की आवाज आई। दुकान के मालिक, कोई है क्या? जल्दी कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। लूमिंग नीचे झुककर सोच रहा था कि ये भारी आवाज किसकी है। इसने दुकान की खामोशी को तोड़ दिया। आया आया, बस 1 मिनट। आप क्या खाना चाहेंगे? हमारी दुकान का वादा है कि 15 मिनट में खाना मिल जाएगा, देर होने पर खाना मुफ्त। लूमिंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और अपना फोन रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वह दंग रह गया। उसका मॉडर्न स्टाइल का छोटा सा शॉप काउंटर, अरे न जाने कब बदल गया एक पुराने जमाने के रेस्टोरेंट में, जहां इंक पेंटिंग वाले स्क्रीन्स लगे थे। हॉल में रखी हुई 8 इमॉर्टल्स वाली मेज, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी, लाल लालटेन लटक रही थी। सब कुछ अजनबी था, पर फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये कहाँ आ गया मैं तो अपने डिलीवरी शॉप में होना चाहिए था ना। और इस ग्राहक को देखो, पुराने जमाने के लंबे कपड़े पहने हुए है। क्या मैं गलती से किसी फिल्म शूटिंग की जगह आ गया हूँ, या फिर अभी तक नींद से नहीं जागा हूँ? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? मालिक, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी खाना लाओ, कुछ भी ले आओ, मैं ज्यादा नखरे नहीं करता। ग्राहक ने देखा कि लूमिंग खड़ा है और बिना हिले बेसब्री से जल्दी करने को कहा। ओह, अभी लाया। लूमिंग ने सर हिलाया और किचन की तरफ मुड़ गया। चाहे ये सच हो या नहीं, उसे लगा कि उसे अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि होश में आ सके। किचन में घुसकर उसने फ्रिज खोला और दुकान का सबसे ज्यादा बिकने वाला और स्टॉक में सबसे ज्यादा रखा हुआ कुंग पाओ चिकन का पैकेट निकाला, पैकिंग काटी और प्लेट में डालकर माइक्रोवेव में रख दिया। ये सब काम उसने बिना रुके किया। माइक्रोवेव चलने लगा। तभी लूमिंग को वक्त मिला। उसने नल खोला और ठंडे पानी से चेहरा धोया ताकि खुद को संभाल सके। उसने गहरी सांस ली और फिर से किचन से बाहर निकला। व्हाइट लाइट, ग्लास का दरवाजा, इलेक्ट्रिक फैन, वही जाना पहचाना सेटअप, वही जाना पहचाना माहौल। लगता है अभी जो हुआ वह सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। वह ग्राहक तो वहां था ही नहीं। रुको, अगर ग्राहक वहां नहीं था तो वह कुंग पाओ चिकन की प्लेट बेकार में गर्म हो गई। छोड़ो, मैं खुद ही खा लूंगा, वैसे भी रात का खाना नहीं खाया था। लूमिंग ने सर हिलाया और वापस किचन की तरफ गया। ठीक 3 साढ़े 3 मिनट बाद गर्म होना खत्म हो गया। माइक्रोवेव से एक लालच भरी खुशबू आने लगी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और एक चिकन का टुकड़ा उठाया, चक्कर देखा। भले ही ये पहले से तैयार खाना था, पर स्वाद सच में अच्छा था। बस ये नहीं पता कि इसमें कितने केमिकल्स मिले होंगे। हॉल में लूमिंग के किचन में जाने के बाद सिर्फ वह भूखा ग्राहक अकेला बचा था जो भूख से तड़प रहा था। अगर इतनी भूख नहीं लगी होती तो मैं कभी इस घटिया दुकान में नहीं आता। पहले पता होता तो जल्दी के चक्कर में ये रास्ता नहीं चुनता। इस बेकार जगह पर न खाने को कुछ है, न रहने की जगह। रहने बात है, ये तो एक बड़ा धोखा है। अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता तो अब तक किसी अच्छे होटल में आराम से बैठकर गर्म खाना खा रहा होता। वैसे पड़ोस के कस्बे वाले होटल में कुछ डिशेस तो काफी स्वादिष्ट होती हैं। वे लोग नए डिशेस भी लाते रहते हैं जो हम जैसे पुराने लोगों को पसंद आती है। और इस जगह को देखो, न छोटा न बड़ा, 6 मेज हैं जो धूल से भरी और गंदी हैं। कोने में तो मकड़ी के जाले भी दिख रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि यहाँ बहुत समय से सफाई नहीं हुई है, या फिर यहाँ कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ऐसी दुकान, और ऊपर से कह रहे हैं कि 15 मिनट में खाना देंगे। किचन में शायद सिर्फ जंगली सब्जियों का सूप ही होगा। क्या इसे खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा? पर अगर नहीं खाया तो भूख से मर जाऊंगा। कितनी परेशानी है। छोड़ो, जैसे तैसे पेट भर लेता हूँ। जब वापस कैपिटल पहुंचूंगा तब ताइफेंग लू जाकर अच्छे से खाना खाऊंगा। रुको, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं मैं भूख के मारे हेलुसिनेशन तो नहीं कर रहा? ऐसी जगह पर खाने की इतनी अच्छी खुशबू कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने आंखें खोली, वांग चांग ने देखा कि लूमिंग प्लेट लिए खड़ा है और चॉपस्टिक से एक चिकन का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने ही वाला था। दोनों की नजरें मिली। माहौल एकदम से अजीब हो गया। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? इस जमाने में भी कोई ऐसा मालिक होता है जो ग्राहक के सामने उसका खाना चुरा कर खाए? ये तो हद है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं ग्राहक साहब, मैं तो बस चेक कर रहा था कि खाना पक गया है या नहीं। लूमिंग ने जल्दी से चॉपस्टिक्स नीचे रखी। अभी तक मुझे लगा कि ये सब हेलुसिनेशन है। सोचा कि नहीं खाया तो बर्बाद हो जाएगा, वरना ये प्री कुक्ड खाना तो कोई मुफ्त में भी न ले। किसे पता था कि किचन से बाहर आते ही मैं फिर से इस अजीब जगह पर आ जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, इस डिश का नाम क्या है? वांग चांग का ध्यान पहले ही लूमिंग के हाथ में रखी डिश पर चला गया था। वह खुशबू सच में बहुत लालच भरी थी। प्लेट में रखा खाना लाल और चमकदार था।
सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। चिकन के टुकड़ों पर गाढ़ी ग्रेवी लगी थी, साथ में हरे खीर और भुने हुए मूंगफली के दाने। सिर्फ देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। कुंग पाओ चिकन। ग्राहक साहब, क्या आपने कभी नहीं खाया? लूमिंग ने थोड़ा हैरान होकर वह डिश वंग चंग के सामने रखी। कुंग पाओ चिकन तो एक बहुत आम घर में बनने वाली डिश है। हर घर में शायद बनती होगी। अच्छी तो होती है, पर इतनी भी नहीं कि कोई इसे देखकर पागल हो जाए। और ऊपर से ये तो मैंने खुद नहीं बनाई, ये तो प्री कुक्ड पैकेट है। इसमें कितने केमिकल्स होंगे ये तो भगवान ही जाने। पर सामने वाला इंसान इसे इतना स्वादिष्ट मान रहा है। क्या मैं सच में किसी दूसरे जमाने में आ गया हूँ? मैंने आज तक इतनी रंग बिरंगी और खुशबूदार डिश नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है। वांग चंग ने बिना देरी किए एक चिकन का टुकड़ा उठाया। जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा मुर्गी उसकी जीभ पर उछल रही हो। मुलायम चिकन मुंह में घुल गया। मुंह में चिकन का असली स्वाद भर गया। ये तो बहुत ही बढ़िया था। चिकन के अलावा वह हरा खीर बहुत ही क्रंची था, जिसने डिश को स्वादिष्ट और हल्का बना दिया। बाकी जो चीजें थीं, वह भी अच्छे से भुनी हुई थी, बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट। अगर इस वक्त एक बॉटल अच्छी शराब मिल जाए तो ये तो जन्नत जैसा हो जाएगा। पर एक छोटे से शॉप में अगर एक डिश इतनी अच्छी मिल जाए तो वही बहुत है, और ज्यादा की उम्मीद क्या करें। वैसे भी इस दुकान में शराब नहीं मिलती। आखिर ये एक डिलीवरी शॉप है, कौन सी डिलीवरी शॉप शराब बेचती है? ग्राहक साहब, आपको पसंद आया, ये अच्छा लगा। वांग चांग को इतने मजे से खाते देख लूमिंग को थोड़ी शर्म आने लगी। 5 रुपए का एक पैकेट वाला प्री कुक्ड खाना, ये तारीफ के लायक तो बिल्कुल नहीं है। वह खुशबू तो शायद किसी इंडस्ट्रियल फ्लेवर की वजह से होगी, और चिकन का मुलायम होना न जाने कौन सी टेक्नोलॉजी का कमाल है। सबसे डर की बात तो ये है कि इस पैकेट की एक्सपायरी डेट 2 साल की है। अब तो 1.5 साल बीत चुके हैं। सोचो, 2 साल तक बचाने के लिए कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे। बेशक दाम भी वैसा ही है, 5 रुपए का एक पैकेट जिसमें सब कुछ है। जब तक किसी की तबीयत खराब न हो तब तक ये तारीफ के लायक है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। एक और प्लेट लाओ। नहीं, मुझे 10 और प्लेट्स दो। वांग चांग ने तेजी से प्लेट चाट कर साफ कर दी और बड़े हौसले से कहा, इस डिश का स्वाद सच में बहुत अच्छा है, बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। जहां तक दाम की बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। किचन में वापस लौटकर फ्रिज खोला, पैकिंग हटाई और प्लेट में सजाया। माइक्रोवेव में रखा और 30 सेकंड में डिफ्रॉस्ट किया। 3 मिनट तक गर्म किया। ये पूरा प्रोसेस इतना अनुभवपूर्ण था कि देखने वाला हैरान रह जाए। 10 माइक्रोवेव एक साथ चलने लगे, और इस बीच के समय में लूमिंग को आखिरकार सोचने का वक्त मिला कि आने और जाने के बाद जो अजीब सा अंतर था वो क्या था। समस्या शायद इस बात में थी कि मैं कौन सा दरवाजा इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि किचन का एरिया बड़ा है, पिछले हिस्से में 2 दरवाजे हैं। एक सीधा दुकान के फ्रंट हॉल में खुलता है, जहां से बाहर निकलने पर आम डिलीवरी शॉप दिखती है, और दूसरा वो एक मोड़ लेकर सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, जिसे मैंने खुद ऊपर आराम करने के लिए बनाया था। कौन सोच सकता था कि अब ऐसी अनोखी घटना होगी। इस दरवाजे से बाहर निकलकर मैं सच में प्राचीन काल में पहुंच गया। लूमिंग ने फिर से सर बाहर निकालकर कुछ बार कोशिश की, और सच में जो दरवाजा सीधा फ्रंट हॉल में जाता है, वहां बाहर अब भी वही मॉडर्न दुकान है, और जो दरवाजा सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, वहां से वापस उस अनजान प्राचीन समय में पहुंच जाता हूँ। मैं सच में ट्रैवल कर सकता हूँ। माइक्रोवेव के खत्म होने की आवाज आई, जिसने लूमिंग को उस ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत में खींच लिया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन माइक्रोवेव से बाहर निकाली। चाहे कुछ भी हो, पहले इस ग्राहक की सेवा करनी होगी, बाकी बातें दुकान बंद करने के बाद आराम से सोचेंगे। ट्रे लेकर किचन से बाहर निकला। लूमिंग ने फिर से वांग चांग को देखा, जो प्लेट चाट रहा था। छोड़ो, शुक्रिया। ग्राहक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लूमिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी दिखने में तो काफी सभ्य लगता है, फिर ये भूखा क्यों लग रहा है, जैसे कई जन्मों से खाना न खाया हो। उस प्लेट को तो न जाने कितनी बार चाट चुका है। हम्फ, दुकानदार, तुम्हारा खाना परोसने का तरीका सच में बहुत तेज है। वांग चांग को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूँ। यहाँ तक कि राजधानी के टाइफेंग लू में खाना खाते वक्त भी मैं ज्यादा से ज्यादा प्लेट साफ करता हूँ। प्लेट चाटना तो दूर की बात है, आखिर मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ। प्लेट चाटने जैसा काम आम हालातों में मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ। इस छोटी सी दुकान का खाना इतना खुशबूदार और स्वादिष्ट है, खास तौर पर वो सॉस, जितना चखो उतनी लत लगती है, पता ही नहीं चला। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी दुकान की खासियत ही यही है कि खाना जल्दी मिलता है। ग्राहक, ये रही आपकी 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन। क्या कुछ और चाहिए? लूमिंग ने अपने चेहरे के भावों को संभाला। मैं ट्रेंड हूँ, कितनी भी हंसी की बात हो मैं हंसी रोक सकता हूँ। इस तरह के नज़ारे को मैं संभाल सकता हूँ। बेशक अगर वांग चांग ने चाटना जारी रखा तो फिर कह नहीं सकता, नहीं चाहिए। रुको, क्या तुम्हारे पास चावल है? वांग चांग ने हाथ हिलाया। इस तरह की छोटी सी गांव की दुकान में एक सिग्नेचर डिश मिल जाए वही बहुत है, खास तौर पर इस स्पीड को देखकर अंदाजा है कि कुंग पाओ चिकन ही इनकी बेस्ट डिश होगी। बाकी डिशेस तो मैं देखना भी नहीं चाहता।
लेकिन सोचा कि उस सॉस के साथ चावल मिलाकर खाना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ग्राहक, बिल्कुल है। लूमिंग ने जल्दी से सर हिलाया। सफेद चावल शायद मेरी दुकान की इकलौती ऐसी चीज है जो पहले से बनी हुई नहीं है। आखिरकार चावल महंगे नहीं होते और बनाना भी आसान है, इसलिए पहले से बने चावल की जरूरत नहीं है। और ये चावल तो मैंने एक बड़े शेफ से सीखे हैं। गर्म पानी में लकड़ी के बर्तन में चावल भिगोना, 2 बूंद तिल का तेल डालना और ऊपर से 1-2 टुकड़े खास तौर पर बनी हुई सॉसेज रखना। वो पैकिंग वाली सॉसेज नहीं, बल्कि घर पर बनी हुई सबसे अच्छा सुअर का मांस चुनकर उसे काट कर और केसिंग में भरकर सूरज की रोशनी में पूरे 81 दिन तक सुखाई गई टॉप क्लास सॉसेज। इस सॉसेज के साथ बनाए गए चावल में हल्की सी मिठास और मांस की खुशबू होती है। क्या बताऊं कितने स्वादिष्ट होते हैं। बेशक चावल भी खस चुने गए हैं, वही आम लेकिन खस वुचंग चावल। पकने के बाद चावल चमकदार, भरे हुए, खुशबूदार, नरम और स्वादिष्ट होते हैं। मिठास भी सही होती है और हर दाना अलग अलग होता है। इसे चावल में सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। सबसे जरूरी ये है कि इसका वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है। टॉप क्लास चावल से तो नहीं तुलना कर सकते, लेकिन ये सस्ता और स्वादिष्ट है। सबसे जरूरी है चावल बनाने का बर्तन, जो कि एक प्राइवेट कस्टम मेड हाई एंड लकड़ी का बर्तन है। इस लकड़ी के बर्तन में बने चावल अपने आप में एक अनोखी खुशबू रखते हैं। तीनों का मिलन स्वाद को लाजवाब बना देता है। यही वजह है कि वही प्री कुक्ड खाना बेचने के बावजूद मेरी दुकान की डिलीवरी दिन में हजारों बार बिकती है। कुछ ग्राहक तो सिर्फ इस चावल के लिए आते हैं, और कुछ लोग, हालांकि उन्हें एहसास नहीं कि ये चावल का कमाल है, और कुछ लोग तो बिना प्री कुक्ड खाना और स्वादिष्ट हो गया और वो मेरे रेगुलर ग्राहक बन गए। इस वक्त वैसे भी कोई ग्राहक नहीं है, तो मैंने दिन भर गर्म किए हुए चावल निकाल लिए, उसे एक बड़े बर्तन में भर कर दिया। ग्राहक, आपके चावल आ गए। लूमिंग ने चावल का बर्तन पास की मेज पर रख दिया। वांग चांग की मेज पर पहले ही 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन रखी थी। मेज छोटी थी, जगह नहीं बची थी। मजे से खाना खा रहे वांग चांग ने एक नजर डाली। उस एक नजर ने उसे लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। चावल, सफेद चावल, पूरा एक बड़ा बर्तन भर के सफेद चावल। एक बड़ा बर्तन सफेद चावल सामने देखकर मेरा गला रुक गया। मुंह में खाना अटकते अटकते बचा। ग्राहक, क्या हुआ? क्या चावल ज्यादा हैं? कोई बात नहीं, आप चम्मच से कटोरी में निकालकर खा सकते हैं। जितना मन करे उतना खाइए। लूमिंग ने सोचा कि शायद उसे चावल ज्यादा लग रहे हैं। सोचा जाए तो 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, भले ही हर प्लेट की क्वांटिटी कम हो, मिलाकर तो काफी हो जाती है। और ऊपर से इतना बड़ा बर्तन चावल, सच में पेट भर जाएगा। छोड़ो बचे हुए चावल, कल एग फ्राइड राइस बनाने के काम आएंगे। एग फ्राइड राइस तो रात के बचे हुए चावल से ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे यहाँ तो सफेद चावल इस्तेमाल होते हैं। क्यों नहीं? सफेद चावल नहीं तो क्या इस्तेमाल करूं? लूमिंग ने सर खुजाते हुए थोड़ा हैरानी से पूछा। क्या तुम्हारा ये कस्बा इतना अमीर है? अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो तो मुख्य ग्राहक तो आसपास के आम लोग ही होंगे। इस दौर में सफेद चावल आम लोगों के लिए खाना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग तो मोटे चावल ही खाते हैं। भूसा और सब्जी खाना कहना शायद थोड़ा बढ़ चढ़कर होगा, लेकिन हर वक्त सफेद चावल खाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो रोज सफेद चावल खा सके वो तो बड़े घराने के लोग होते हैं। यहाँ तक कि एक आम 7वें दर्जे का अधिकारी भी, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, तो उसे भी मोटे अनाज के साथ मिलाकर खाना पड़ता है। हर वक्त सफेद चावल कहाँ मिलते हैं? इतना बड़ा बर्तन सफेद चावल सस्ता तो नहीं होगा। एक पल के लिए मुझे अपनी जेब की चिंता होने लगी। ये स्थिति अचानक नहीं आई, बल्कि कुछ लोगों की मेहनत का नतीजा है। वैसे इस खाने के कितने पैसे हुए? लूमिंग की सहज बात से एक बार फिर हैरान हो गया। वांग चांग थोड़ा बेचैन हो गया। मैं हिसाब लगाता हूँ। कुंग पाओ चिकन हर प्लेट 10 वैन, 10 प्लेट्स 100 वैन, ये बर्तन चावल 5 वैन का समझ लो, कुल 105 वैन। लूमिंग ने मन में दुकान की कीमत का हिसाब लगाया। डिलीवरी से तो सस्ता ही है। आमतौर पर डिलीवरी 12 वैन की होती है, यहाँ खाने पर 10 वैन। बीच का खर्चा बच गया तो कम कीमत पर भी ज्यादा मुनाफा हुआ। 105 वैन, इतना सस्ता? वांग चांग थोड़ा चकित था। सिर्फ कुंग पाओ चिकन के स्वाद को देखा जाए, अगर इसे राजधानी के ताइफेंग लू जैसी जगह पर रखा जाए, तो सिर्फ ये एक डिश 100 वैन में बिक सकती है। मुझे लगा था कि इस खाने के लिए कम से कम 1 या 2 तोला चांदी तो खर्च हो ही जाएगी, पर सोचा नहीं था कि 10-12 नॉन-वेज डिशेज और एक बड़ा बर्तन चावल सिर्फ 100-125 वैन में मिल जाएगा। ये तो बहुत सस्ता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। लूमिंग कहना चाहता था कि उसने 105 वैन लिए हैं, लेकिन ये सोचकर कि ये पुराना जमाना है, उसने बात छोड़ दी। मैं अब बस जल्दी से इसे यहाँ से भेज देना चाहता हूँ, ताकि आराम से रिसर्च कर सकूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ, 105 वैन है ना? ये लीजिए 1 तोला चांदी। मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम और कर दो, बाकी पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। वांग चांग खुशी खुशी 1 तोला चांदी निकालकर मेज पर रखते हुए बोला, माफी चाहता हूँ, मेरी दुकान सिर्फ खाना देती है, रहने की सुविधा नहीं है। लूमिंग का दिल जोर से धड़का। ये क्या मजाक है? मेरी ये जगह बहुत अजीब है। मैं किसी को रात भर यहाँ कैसे रुकने दे सकता हूँ? अगर राज खुल गया तो खतरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस कोई भी जगह ढूंढ दो जहां मैं एक रात रुक सकूं। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। वांग चांग मजे से कुंग पाओ चिकन खा रहा था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या गलत है। एक्स्ट्रा पैसे देने से भी नहीं होगा।
आप जल्दी खाना खत्म कीजिए, दुकान अभी बंद होने वाली है। लूमिंग ने गंभीर होकर कहा। मेरे लिए एक तोला चांदी और एक खियन चांदी में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी ये आरएमबी तो है नहीं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर सोना होता तो शायद मैं मान जाता, लेकिन फिर भी मैं साफ मना कर देता, क्योंकि अपने राज को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है। लूमिंग का इरादा पक्का देखकर वांगचांग ने ज्यादा जिद नहीं की। भले ही रात हो चुकी थी, लेकिन हम जैसे लोग सालों से बाहर घूमते हैं, खुले आसमान के नीचे सोना आम बात है। बाहर रात बिताने में कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन ये सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट है और चावल भी काफी अच्छे हैं। ये सफेद चावल, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब तक जितने चावल खाए हैं उनसे 100 गुना ज्यादा खुशबूदार और मीठे हैं। इसमें मीट की खुशबू भी है और हर दाना अलग अलग है। नरम और सख्त का सही बैलेंस है। पर क्या ये सिर्फ सफेद चावल नहीं है? एक कटोरी चावल इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जरूर ये मेरा भ्रम है, पक्का भ्रम है। ये सब्जी इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। वांग चांग ने अपना सर हिलाया और चावल के स्वाद का सारा क्रेडिट कुंग पाओ चिकन के स्वाद को दे दिया। उसके खाने की रफ्तार धीमी नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे में उसने 10 डिशेस और एक बर्तन चावल साफ कर दिए। जब वो दोबारा प्लेट चाटने वाला था, तब लूमिंग ने उसे विनम्रता से बाहर निकाल दिया। दुकान का दरवाजा बंद करते ही लूमिंग ने लंबी सांस ली। आखिरकार उसे इस अचानक प्रकट हुई पुराने जमाने की होटल को देखने का वक्त मिला। दुकान का सामान बहुत साधारण था। 5 छोटी चौकोर मेज, एक लंबी मेज जिस पर मुश्किल से 10 लोग बैठ सकते थे, उसके अलावा दरवाजे के सामने काउंटर और एक ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां। पीछे शायद एक आंगन भी था। लूमिंग पहले पिछले आंगन में गया, एक चक्कर लगाया। आंगन छोटा नहीं था, वहां घुड़शाला, चक्की और कुछ कमरे थे। बनावट ऐसा लग रहा था जैसे किसी सराय की तरह बनाया गया हो। सबसे जरूरी बात यह थी कि पिछले आंगन में एक दरवाजा था जो रसोई में खुलता था। वहां से अंदर जाने पर एक स्टैंडर्ड पुराने जमाने की रसोई दिखती है, जहां हर जगह मकड़ी के जाले हैं और धूल की मोटी परत जमी है। शायद सालों से कोई वहां नहीं गया। चूल्हा खाली पड़ा था, चूहों का भी नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता है शायद स्पेस टाइम के उलझने की वजह से मेरे घर की रसोई का दरवाजा और इस सराय की रसोई का दरवाजा आपस में जुड़ गए हैं। रसोई देखने के बाद लूमिंग ऊपर गया और देखा। ऊपर कुछ खास नहीं था। दर्जन भर कमरे खाली पड़े थे, वहां भी मकड़ी के जाले थे। रात में वहां जाना किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। एक चक्कर लगाकर पीठ में ठंडक महसूस हुई। लूमिंग जल्दी से नीचे उतरकर रसोई में वापस आ गया। अपनी जानी पहचानी और रोशनी वाली रसोई देखकर मुझे अपने घर की गर्मी महसूस हुई। मॉडर्न जमाना ही अच्छा है। बर्तन को डिशवॉशर में डालकर लूमिंग अपने गर्म बिस्तर पर वापस आ गया। लेटते ही सो गया। ये नींद सीधे अगले दिन दोपहर तक चली। उठकर वक्त देखा तो दोपहर हो चुकी थी। लूमिंग का आज दुकान खोलने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास और भी जरूरी काम है। एंटिक स्ट्रीट जाना है। लूमिंग ने अपने हाथ में 15 सिक्के और चांदी का एक छोटा टुकड़ा तोला। भले ही वांगचांग ने एक तोला चांदी देने की जिद की थी, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिए। जो पैसे नहीं लेने चाहिए वो नहीं लिए। जब दाम तय कर लिए हैं तो उसी हिसाब से लेने चाहिए। अगर ज्यादा कमाना है तो अगली बार दाम बढ़ा दूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा लालची व्यापारी नहीं हूँ। मेरी दुकान में हमेशा दाम लिखे होते हैं। ग्राहकों को लूटने का काम मैं नहीं करता। गली में घूमते हुए उसने एक पसंदीदा एंटीक शॉप चुनी और अंदर चला गया। पुराने जमाने के पैसे आखिर पुराने जमाने के ही होते हैं। अगर इन्हें मॉडर्न करेंसी में बदलना है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहती है। अरे ग्राहक, क्या देखना चाहेंगे? एंटीक शॉप का मालिक एक मुस्कुराता हुआ बुजुर्ग इंसान था। देखने में काफी भला लग रहा था। कुछ खरीदना नहीं है, मेरे पास कुछ चीजें हैं, चाहता हूं कि आप एक बार देख लें। लूमिंग ने घुमा फिराकर बात नहीं की, सीधे सिक्के और चांदी का टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। छोटे भाई, क्या पूछ सकता हूँ कि ये चीजें कहाँ से आई हैं? पूर्वजों की हैं या मालिक ने सिर्फ एक नजर डाली और हिचकिचाते हुए पूछा। खरीदी हैं, लूमिंग ने एक बहाना बना दिया। एंटीक समझकर खरीदी हैं? नहीं। हाँ, समझ लो, लूमिंग ने सर हिलाया। मैं सच में इसे एंटीक समझकर ही बेचना चाहता था। आखिर ये पुराने जमाने की चीज है। ओह, तो फिर मुझे साफ कहने दीजिए छोटे भाई, शायद आपने नकली माल खरीद लिया है। मालिक ने सर हिलाया और अफसोस जताया। नकली माल? ऐसा नहीं हो सकता। लूमिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कल रात मैं सच में किसी फिल्म शूटिंग सेट पर चला गया था? लेकिन आज घर से निकलने से पहले मैंने देखा वो दुकान अभी भी वही थी और कल रात कोई सपना नहीं था। इसे अगर आप एंटीक समझकर खरीद रहे हैं तो ये पक्का नकली है। ये टोंगबाओ लिखा है वो तो छोड़ो, हम 5000 साल का इतिहास गिन लें, कोई चियन नाम का वंश नहीं रहा। और एंटीक में पतीना और ऑक्सीडेशन देखा जाता है। ये सिक्का इतना नया है, ये 20 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। बस ये कह सकते हैं कि नकली बनाने वाले ने मेहनत नहीं की, कॉस्ट भी नहीं लगाई। और सुनिए छोटे भाई, आप बहुत भले इंसान लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। पैसे तो ज्यादा नहीं दिए ना? मालिक अब लूमिंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। इतनी नकली चीज कोई कैसे खरीद सकता है? ज्यादा नहीं, बस 115 रुपए दिए। लूमिंग थोड़ा कंफ्यूज था। इस बारे में मैंने सच में नहीं सोचा था, लेकिन ध्यान से सोचूं तो बात सही है। एंटीक को वक्त के साथ पुराना होना पड़ता है।
मेरी चीज तो सीधे उस जमाने से आई है, कितने साल पुरानी होगी, इसे और पुराना होना पड़ेगा। बस मेरा वो बाय लो सेल हाई वाला प्लान लगता है फ्लॉप हो गया। ओह, तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान है, बस उतना ज्यादा नहीं। मालिक अब भी मुस्कुरा रहा था। ये कैसे? लू मिंग को समझ नहीं आया। ये चीज पुरानी नहीं है, लेकिन तांबा असली है और चांदी भी असली है। अभी तांबे का भाव लगभग 85 रुपए प्रति किलो है और चांदी का भाव 10,000 के ऊपर है। आपके ये सिक्के और चांदी की प्यूरिटी कम है, फिर भी 50-60 रुपए मिल जाएंगे। मतलब आधा नुकसान है। आप किसी गोल्ड सिल्वर शॉप पर जाएंगे तो बिक जाएगा, लेकिन अगर एंटीक समझकर बेचोगे तो पैसे पानी में जाएंगे। मालिक ने भलाई के लिए सलाह दी। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया मालिक, बताने के लिए। लू मिंग ने शुक्रिया अदा किया। 50-60 में बिक जाएगा, नुकसान ज्यादा नहीं है। मेरे उन प्री कुक्ड मील्स की कॉस्ट भी इतनी ही है, लेकिन मसला ये है कि मुनाफा भी नहीं हुआ एंटीक शॉप से निकलकर। लू मिंग ने और भी शॉप्स पर पूछा, सबका जवाब वही था। इससे वो थोड़ा निराश हो गया। सोचा था इससे कुछ ज्यादा कमा लूंगा, अब लगता है ये ख्याल छोड़ना पड़ेगा। पैसे कमाने हैं तो खाने के दाम बढ़ाने होंगे, पर उससे भी ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। हाँ, सच में अजीब है, पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं पुराने जमाने में ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास गोल्डन फिंगर है, फिर भी पैसे कमाने में इतनी मेहनत, ये तो रोने और हंसने वाली बात है। दुकान वापस पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3-4 बज गए थे। आज का डिलीवरी ऑर्डर लेने का इरादा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति मैं समझना चाहता हूँ। भले ही पैसे न मिले, वहां का मामला तो संभालना ही पड़ेगा, वरना अगर कोई वहां से अंदर आ गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा। क्यों ना इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए? लू मिंग ने पिछली रसोई के उस दरवाजे को घूर कर देखा। उसके अंदर थोड़ी कोशिश करने की चाहत थी। शुक्र है कि ली जी ने बाजी मार ली। पहले ये साफ कर लेना चाहिए कि वो जगह आखिर है कहाँ। सराय अभी भी कल रात जैसा पुराना ही था। लू मिंग दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा धकेला। धोंक की हल्की आवाज के साथ एक छोटा सा साया जल्दी से जमीन से उठा। माफ कीजिए दुकानदार साहब, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आह, तुम कौन हो? सामने 13-14 साल का एक लड़का था, दुबला पतला। लू मिंग उसे नहीं पहचानता था। मैं बगल के गांव से हूँ, आप मुझे लिन हाओ कह सकते हैं। वांग गोंगजी ने मुझे एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि यहाँ रुककर आपके दरवाजा खोलने का इंतजार करूं, और फिर आपसे ये कहने को कहा। इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोला, तभी तो दुकान में ग्राहक नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। वांग गोंगजी ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था। कोई बात नहीं, विस्तार में बताओ क्या हुआ। लू मिंग का चेहरा शांत था। ये गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं थी। दुकान देर से खुली, ये सच था, और खुद को गाली दिलवाने के लिए किसी को हायर करना। साफ था कि वो इस दुकान से हद से ज्यादा संतुष्ट था। ये वैसी संतुष्टि थी जो अपनी पसंद की चीज न मिलने पर गुस्से में आकर होती है। ये असल में इस छोटी सी दुकान के लिए सबसे बड़ी तारीफ थी। अगर कोई आम ग्राहक होता तो कब का वापस मुड़ गया होता। कौन पैसे खर्च करता सिर्फ एक शिकायत करने के लिए? सच में उस लड़के की बातों से लू मिंग को काफी कुछ समझ आ गया। कल रात के बाद वो वांगचंग वहां से गया ही नहीं था। सीधे दुकान के बाहर ही सो गया। सोचा था सुबह उठकर एक अच्छा नाश्ता करेगा और फिर निकल जाएगा, पर सुबह जिसे खुलना चाहिए था वो दुकान खुली ही नहीं। नहीं खुली तो नहीं खुली, वैसे भी कल रात पेट भरकर खाया था, ज्यादा भूख नहीं थी। सुबह नहीं खुली तो दोपहर में तो खुलनी चाहिए थी। वांगचंग बस इंतजार करता रहा, बस ये सोचकर कि अच्छे से खाना खाकर निकलेगा, पर नतीजा न सिर्फ सुबह दरवाजा नहीं खुला, दोपहर को भी नहीं खुला। देखते ही देखते अगर अब नहीं गया तो आज वापस नहीं पहुंच पाएगा। वांगचंग को हार माननी पड़ी। तभी लिन हाओ जड़ी बूटियां बेचने बाजार आया था। वहां से गुजरा तो उसने उसे मदद के लिए रोक लिया। उसे एक चांदी का सिक्का दिया। उसके पास जो सूखा खाना था वो ले लिया। साथ ही उसे वहां इंतजार करने को कहा। बस तब से इंतजार कर रहा है, अभी तक। बेशक इन जानकारियों के अलावा लू मिंग ने लिन हाओ से इस दुनिया के बारे में भी काफी कुछ पता किया। जिस वंश में वो हैं वो डाचेन वंश है। डाचेन वंश में सालों से लड़ाई चल रही थी। जनता की जिंदगी मुश्किल थी। 20 साल पहले तक जब लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी तब मुश्किल से युद्ध रुका, लेकिन अनाज की कमी, कपड़ों की कमी और यहाँ तक कि जनसंख्या भी बहुत कम हो गई थी। हालांकि इन सालों में थोड़ी राहत मिली और हालात सुधरे, लेकिन इस जगह पर इंसानी मुसीबतों के अलावा कुदरती आफतें भी कम नहीं थी। कभी सूखा तो कभी बाढ़। पिछले कुछ सालों में तो फसल बिल्कुल नहीं हुई। बुरा शब्द भी इस हालात को बयान करने के लिए काफी नहीं है। आजकल आम जनता दिन में बस 2 कटोरी जंगली सब्जियों का घोल पीती है। चावल तो बड़े घरों के लोग ही खा सकते हैं, यहाँ तक कि आम जमींदार भी मोटा अनाज और सादा चावल खाकर पेट भरते हैं। सफेद चावल तो त्योहार पर मिलने वाली नायाब चीज है। बेशक इस दुनिया में गरीब हैं तो अमीर भी हैं। हर कोई भूखा नहीं है, वरना होटल का कोई वजूद ही नहीं होता। वांगचंग जैसे अमीर लड़के साफ तौर पर ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों की कमी नहीं है। बस मैं जिस कस्बे में हूँ वो कोई खास जगह नहीं है। इस जगह का नाम केहुओ कस्बा है। ये पहले राजधानी जाने का मुख्य रास्ता था, जल मार्ग का संगम था, व्यापारियों के आने जाने का बड़ा केंद्र था। अफसोस की बात है कि 20 साल पहले लड़ाई की वजह से जिला कचहरी बगल के कस्बे में शिफ्ट हो गई। वहां 20 सालों में अर्थव्यवस्था और नाम बन गया। ऊपर से कचहरी होने की वजह से सारे लोग वहां चले गए। नतीजा ये हुआ कि केहुओ कस्बे में अब कुछ पुराने रहने वालों और राहगीरों के अलावा
करीब करीब कोई नहीं बचा। जब लोग कम हो गए तो बाकी चीजें भी विकसित नहीं हो पाईं। मेरी ये दुकान पहले ऐसे ही बंद हो गई थी। ये जगह पहले एक व्यस्त व्यापारी गली हुआ करती थी। अब सब खत्म हो गया है। अगर मैं दरवाजा न खोलता तो ये एक सुनसान गली होती। मालिक, मेरा इरादा गलत नहीं था। हाँ, वांग गोंगजी ने मुझे होटल साफ करने में भी मदद करने को कहा था, ताकि अगली बार जब वो आए तो सब गंदा न हो। लिन हाव ने ये कहा और उठकर कपड़ा ढूंढने लगा, पर उसका पेट गुर-गुर करके बजने लगा। तुमने खाना नहीं खाया? लू मिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसे याद आया कि अभी लिन हाव ने कहा था कि वांग चंग ने उसका सूखा खाना ले लिया था। सोचा था कि वो अपने लिए कुछ बचा लेगा। लगता है ये एक ईमानदार लड़का है। कुछ नहीं बचाया। हे कोई बात नहीं। मैं काम जल्दी कर लेता हूँ, काम खत्म करके वापस जाकर खा लूंगा। वांग गोंगजी ने जो एक चांदी का सिक्का दिया है वो हमारे घर के लिए कई महीनों तक काफी है। सूखा खाना उन्हें दे दिया तो भी मेरा ही फायदा है। लिन हाव ने जल्दी से कहा, ऐसा करो, मैं पहले तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। हमारे यहाँ और कुछ हो न हो, खाना तो है, लूमिंग ने कहा और रसोई की तरफ चल दिया। वैसे भी कुछ रुपयों की ही तो बात है आखिर। किसी को भूखे पेट काम पे तो नहीं लगा सकते। 3.5 मिनट बाद एक अनोखी खुशबू होटल में फैल गई। कितनी अच्छी खुशबू है। लिन हाव ने जोर से नाक से सांस ली, जैसे कोई छोटा कुत्ता हो। खाओ। लूमिंग ने एक प्लेट कुंग पाओ चिकन और एक कटोरी सफेद चावल निकाला। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। लिन हाव के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी काम कर रहा था। सफेद चावल और मसालेदार मीट, क्या ये मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए है? इस एक वक्त के खाने में शायद आज की कमाई हुई पूरी चांदी चली जाएगी। कोई बात नहीं, इसे तुम्हारे काम का इनाम समझ लो, लूमिंग ने लापरवाही से कहा। नहीं नहीं, वांग गोंगजी ने पहले ही मजदूरी दे दी है, मैं और नहीं ले सकता। क्यों ना मैं इन चीजों के बदले ये खाना ले लूं? सही है, मैं सुबह जड़ी बूटियां तोड़ने गया था बाजार बेचने के लिए। अभी दवाई की दुकान तक पहुंचा भी नहीं था कि वांग चंग ने मुझे रोक लिया। बस टोकरी में जो दवाई है वो ऐसे ही तोड़ ली थी, पता नहीं मालिक को पसंद आएगी या नहीं। लूमिंग जड़ी बूटियों को नहीं पहचानता था, पर कोई बात नहीं, उसके पास यूनिवर्सल इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर था। उसने एक फोटो खींची। सॉफ्टवेयर ने पहचान लिया कि ये वाइल्ड हुआंगजिंग है और उसकी कीमत भी बता दी, 50 युआन प्रति किलो। टोकरी देखकर लग रहा था कि कम से कम 5-6 किलो होगी, हिसाब लगाए तो 200 से ज्यादा की बिकेगी। कल वांग चांग ने जो दिया था उससे भी ज्यादा। कैसा है, क्या बदल सकते हैं? लिन हाओ थोड़ा घबराया हुआ था। पहले वो ये टोकरी दवाई की दुकान पर ले जाता था तो बस कुछ सिक्के मिलते थे, पता नहीं ये खाने के लिए काफी होगा या नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे से अगर तुम्हारे पास और जड़ी बूटियां हों तो पहले मेरे पास लाना। मैं यहाँ सिक्के भी लेता हूँ, चांदी तो ज्यादा नहीं बदल पाऊंगा, पर जड़ी बूटियां ले सकता हूँ, खास तौर पर ये जंगली वाली। जहाँ हर जगह खेती होती है वहाँ मॉडर्न जमाने में ये बहुत नायाब चीज है। किसान ने मन में हिसाब लगाया, पुराने जमाने में खरीदना, मॉडर्न जमाने में बेचना। ये रास्ता काफी दिलचस्प लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया मालिक, शुक्रिया मालिक। लिन हाओ की आंखें खुशी से नम हो गईं। शुक्रिया की क्या बात है, जल्दी खाओ, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। लूमिंग ने हाथ हिलाया। हालांकि पता नहीं पुराने जमाने में जड़ी बूटियां कितनी कीमती हैं, पर पहाड़ों में तो इसकी कीमत नहीं मिलती होगी। जैसे शहर में डूरियन महंगा मिलता है, लेकिन जहां पैदा होता है वहां तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही असली कीमत का बड़ा हिस्सा होता है। पर मेरी तरफ तो अलग है। मॉडर्न जमाने में ट्रांसपोर्ट आसान है, कुरियर की सुविधा है। सबसे ज्यादा कमी जंगली चीजों की ही है। अगर सही रास्ता मिल जाए तो इंटरनेट पर जंगली जड़ी बूटियां और भी अच्छी कीमत में बिक सकती हैं। जब लिन हाओ पेट भरकर खाना खा रहा था तभी सुनसान गली में घोड़े के टप-टप की आवाज आई। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। दीदी, यहाँ मिल गया। यहाँ एक दुकान है, खुशबू यहीं से आ रही है, पर यह दुकान बहुत गंदी लग रही है। क्या हमें चलना चाहिए? नहीं जाओ, नहीं जा सकते। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं साफ नहीं कर पाया। जब नौकरानी को जाते हुए सुना। लूमिंग ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं होनी थी। उसके कुंग पाओ चिकन की खुशबू सीधे दरवाजे तक पहुंच गई। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ी नौकरानी भी नाक से सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर यह साफ नहीं है, हमें चलना चाहिए। मैं ट्रेंड हूँ, हमेशा दीदी का ख्याल रखती हूँ। मेरी दीदी कितनी कीमती हैं, वो इस गंदी दुकान का खाना कैसे खा सकती हैं? इस वेटर को देखकर ही पता चल रहा है, दुकान बिल्कुल साफ नहीं होगी। असल में मैं शुरू से ही नहीं आना चाहती थी, पर दीदी जो कभी खाना नहीं खाती, उन्होंने मुश्किल से हाँ कहा था। अगर वो खुशबू का स्रोत ढूंढना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मुझे लगा था कि ये कोई नया खुला हाई एंड रेस्टोरेंट होगा। किसे पता था कि ये इतनी पुरानी और छोटी सी दुकान होगी। ये देखने में भी गंदी लग रही है। अब मुझे यहाँ आने पर थोड़ा पछतावा हो रहा है। नहीं, साफ है, बिल्कुल साफ है। आप देखिए, ये सब्जियां हमारे मालिक ने बड़े ध्यान से बनाई हैं, ये बहुत साफ है। लिन हाओ घबरा गया। उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट आगे बढ़ा दी। प्लेट में अभी भी आधी कुंग पाओ चिकन बची थी, जिसमें चमकती हुई ग्रेवी नरम चिकन के टुकड़ों पर लिपटी हुई थी। इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। कितना मन कर रहा है खाने का। अब क्या करूं? उस प्लेट के बिल्कुल सामने खड़ी मेड के मन में कशमकश चल रही थी। दिमाग से सोचूं तो मैं किसी भी हाल में मिस को इस गंदी दुकान का खाना खाने की इजाजत नहीं दे सकती।
लेकिन अंदर की भूख मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं छक कर देखूं कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। कोई चारा नहीं था, ये बहुत खुशबूदार था। खास तौर पर जब प्लेट नाक के इतने पास हो तो खुशबू बार बार नाक में जा रही थी। मिस, क्या मैं चिंग्या ने थूक निकली? वो बस कहने ही वाली थी कि क्या वो खुद पहले चक्कर देख ले कि तभी अंदर से दुकानदार की आवाज आई। लिन हाओ, अगर ग्राहक नहीं खाना चाहते तो वापस आ जाओ। मेरे यहाँ का खाना सच में ज्यादा साफ नहीं है। ये लोग बड़े घर के हैं, बहुत नाजुक हैं। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। लूमिंग जब ये कह रहा था तो वो बिल्कुल सच कह रहा था। ये तो प्रीमेड खाना है, किसे पता ये कैसे बना है। अगर इसमें कोई गंदी चीज हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? बाकी लोग तो ठीक हैं। जैसे आजकल के लोग रोज बाहर का खाना और प्रीमेड खाना खाते हैं, वो तो आदी हो चुके हैं। उनके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैंग चंग देखने से ही मार्शल आर्टिस्ट लगता है, वरना वो एक बार में इतना सारा खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। और लिन हाओ, वो तो मोटा अनाज और जंगली सब्जियां खाकर बड़ा हुआ है, उसकी तो और भी चिंता नहीं है। जो खाना उसे बीमार नहीं करेगा वो उसे और मजबूत बनाएगा। लेकिन इस कैरेज में बैठी ये मेड, इसके नौकर और कैरेज के तौर तरीके से पता चलता है कि ये किसी बड़े घर की बड़ी बेटी है। ऐसी लड़की जो हमेशा नेचुरल, ग्रीन और सेफ खाना खाने की आदी हो। अगर वो मेरे यहाँ का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वाला प्रीमेड खाना खाएगी तो मुझे सच में डर है कि कहीं वो बीमार न पड़ जाए। इसलिए अभी जो मैंने कहा उसमें तंज का 1% भी मतलब नहीं था, वो मैंने पूरे दिल से सच कहा था। दुकानदार साहब, माफी चाहती हूँ, मेरी मेड को बात करने की तमीज नहीं है। ये खाना मुझे चाहिए। मिस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे यहाँ का खाना सच में साफ नहीं है। आप बिल्कुल मत खाइए, इसे खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा, हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं। लूमिंग ने अच्छी नीयत से समझाया। मैं सच में मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन इतनी सीधी सफाई सुनने में और भी ज्यादा तंज जैसी लग रही थी। कौन सा रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा होगा जो कहेगा कि उसका खाना साफ नहीं है? मैं समझ गई, उस पवित्र आवाज वाली लड़की ने शांति से कहा। समझ गई तो अच्छी बात है, समझ गई तो अच्छी बात है। लूमिंग को लगा कि कैरेज में बैठे इंसान को बात समझ आ गई और उसने राहत की सांस ली। दुकानदार, हम एक तायल चांदी देंगे तुम्हारी एक डिश के लिए, बाकी पैसे मेरी मेड की बदतमीजी के लिए हर्जाना समझ लेना। चिंग्या ने पैसे दिए। मिस, क्या एक तायल कुछ ज्यादा नहीं है? चिंग्या नाम की मेड ने थोड़ा अनिच्छा से कहा। ये खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक तायल चांदी से ज्यादा का नहीं है। पैसे दो। अपनी मेड के सामने उसकी आवाज इतनी नरम नहीं थी, बल्कि गंभीर थी। साफ था कि वो इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती थी। मैं उम्मीद और प्रशंसा से अपने मालिक को देख रहा था। इतनी देर में ही मालिक ने एक तायल चांदी कमा ली। अगर मैं डॉक पर जाकर बोझ उठाता तो कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते, लेकिन मालिक ने बस एक वक्त के खाने में ही कमा लिए। वो तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे यहाँ का खाना सच में असुरक्षित है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अगर आपका पेट खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लूमिंग को अचानक मिले पैसे से कोई खुशी नहीं हुई, उसे मुसीबत का डर था। और मुझे सच में अपने प्रीमेड खाने पर भरोसा नहीं है। 5 रुपए का एक पैकेट, क्वालिटी की तो कोई गारंटी ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब हुई तो वो मेरी गलती होगी, दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कैरेज के अंदर से आवाज सुनाई दी, जैसे उसे कोई परवाह न हो। मैं अभी भी थोड़ा और समझाने की कोशिश करना चाहता था। 10 तायल। कैरेज में बैठे इंसान का सब्र अब खत्म हो गया था। खत्म। बस एक सू की आवाज आई और एक चांदी का सिक्का कैरेज से बाहर उड़ा, बिना किसी चूक के सीधा लूमिंग के हाथ में आ गिरा। उसने वजन तोला, न कम न ज्यादा, पूरे 10 तायल। तो फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तबीयत खराब हुई तो वापस आकर मुझे परेशान मत करना। लूमिंग ने दिल कड़ा किया। पैसे मिल रहे हैं तो मना करना बेवकूफी है। मैं पैसे थोड़ी ठुकराऊंगा, वैसे भी सबने खाया है, कोई वजह नहीं कि ये नाजुक लड़की इसे न खा सके। ये कहकर लूमिंग किचन की तरफ मुड़ गया। वही पुरानी प्रोसेस, और जल्द ही कुंग पाओ चिकन का एक बोल तैयार हो गया। पहले कुछ ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए लूमिंग ने लकड़ी के पैकिंग बॉक्स खरीदे थे। अब वो काम आ गए। थोड़ी ही देर में कुंग पाओ चिकन का एक बॉक्स और साथ में चावल का एक बॉक्स पैक हो गया। मिस, आप बिल्कुल मत खाइएगा, मेरा खाना सच में साफ नहीं है। लूमिंग ने हाथ में भारी चांदी पकड़कर खुशी खुशी दूर जाती कैरेज को एक और बार चेतावनी दी। मिस, ये आदमी बहुत बदतमीज है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। चिंग्या कैरेज के साथ चल रही थी और पीछे से आती आवाज सुनकर उसे लगा कि लूमिंग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में पैर पटकने लगी। बार बार ये कहना कि उसका खाना साफ नहीं है, क्या ये उसकी बात का मजाक उड़ाना नहीं है? उन्होंने इतने पैसे भी दे दिए, फिर भी ये दुकानदार मजाक उड़ा रहा है। कितना घटिया इंसान है। रहने दो, अगली बार से हम उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे। मिस की आवाज अभी भी साफ और शांत थी, जैसे कोई हलचल न हो। तो मिस, इस खाने का क्या करें? क्या मैं पहले चक्कर देख लूं कि कोई दिक्कत तो नहीं? चिंग्या इसे फेंकना चाहती थी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। कोई चारा नहीं था, खुशबू बहुत ज्यादा थी और खाना देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। मिस की आवाज हवा के झोंके जैसी हल्की थी। बहुत अच्छा। मिस की इजाजत मिलते ही चिंग्या ने और इंतजार नहीं किया और झट से बॉक्स खोल दिया। फा की हल्की आवाज के साथ ढक्कन खुला और गर्मा गर्म खुशबू एक छोटे तूफान की तरह बाहर आई, सीधा नाक में घुस गई।
बॉक्स के बीच में कुंग पाओ चिकन शांति से रखा था, जैसे कोई कलाकृति हो। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चिकन नरम और सुनहरा था, हर टुकड़ा चमक रहा था और अपनी स्वादिष्ट होने की कहानी सुना रहा था। गाढ़ी हुई ग्रेवी एक सुंदर लिबास की तरह चिकन पर लिपटी हुई थी, हर टुकड़ा रसीला था, जिसे देखकर नजर हटाना मुश्किल था। चिंग्या ने ध्यान से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। पल भर में ही स्वादिष्ट स्वाद जीभ पर फैल गया। चिकन नरम और रसीला था, स्वाद इतना बढ़िया था कि बार बार खाने का मन करे। दूसरे बॉक्स में सफेद चावल के दाने अलग अलग दिख रहे थे, जैसे मोती हों। हर दाने में हल्की सी मीट की खुशबू थी जो भूख बढ़ा रही थी। चिंग्या ने चॉपस्टिक से थोड़े चावल उठाए और चखकर देखा। चावल नरम और मीठे थे। कुंग पाओ चिकन के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट मैच था। चिंग्या, जो सिर्फ मिस के लिए टेस्ट करने वाली थी, एक के बाद एक निवाला लेती गई और रुक ही नहीं पाई। जल्द ही कैरेज एक हवेली के सामने रुक गई। दरवाजे पर सू लिखा हुआ था। ये वही मशहूर सू परिवार था। कैरेज में बैठी लड़की सू परिवार की बड़ी बेटी सू जिन्हे थी। मिस, हम घर पहुंच गए। ओ नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने गलती से सारा खाना खा लिया। अब क्या होगा? क्या मैं वापस जाकर एक और बॉक्स ले आऊं? चिंग्या गुस्से में पैर पटकने लगी। सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसे खाया है कि ये कितना स्वादिष्ट था। लेकिन मैं तो बस खुद ही खाती रही। मैं तो मिस के लिए बचाना ही भूल गई। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। जरूरत नहीं है, बस एक डिश ही तो थी। किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अब वहां कभी नहीं जाओगी, सू जिन्हे ने थोड़ा हैरानी से पूछा। उसकी मेड ऐसी लालची नहीं थी। आज इसे क्या हो गया है? लेकिन मिस, ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। कितना भी स्वादिष्ट हो, आखिर एक डिश ही तो थी। चलो घर के अंदर चलो। मैं अमीर घर में पली बढ़ी हूँ, क्या कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए मन हुआ था। लेकिन दुकानदार ने बार बार तंज कसे। मैं भी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ। दिल में थोड़ा गुस्सा तो था ही। वैसे भी मेरा खाने का इरादा नहीं था। अब जब खाना खत्म हो गया है तो और भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मिस, वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। चिंग्या अभी भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सब्जी मैंने खाई थी, सिर्फ मुझे ही पता है कि उसका स्वाद कितना लाजवाब था। उसने मुझे और खाने के लिए मजबूर कर दिया। रहने दो, वापस घर चलो। रेस्टोरेंट में सू जिंगहोंग से मिलने के बाद लिन हाओ बेचैन हो गया। उसने सफाई शुरू कर दी। उसने पानी भरा, कपड़ा उठाकर हर कोने को जोर जोर से रगड़कर साफ करने लगा। हर जगह को कम से कम 4 बार साफ किया। फर्श को भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फर्श को शीशे की तरह चमकाना चाहता हो। दरवाजे पर लगे साइनबोर्ड को भी इतना चमकाया कि वह चमकने लगा। दूर से देखने पर ही वह बहुत साफ और बढ़िया लग रहा था। बेशक, इतनी मेहनत से काम करने का नतीजा सामने आ गया। रात हो चुकी थी। पहली मंजिल मुश्किल से साफ हो पाई थी, दूसरी मंजिल को तो छुआ तक नहीं गया था। बस करो, बस करो, अब और मत रगड़ो। लूमिंग ने समय देखा। रात के 8 बज चुके थे। उसने जल्दी से लिन हाओ को रोका, जो अभी भी झुककर सफाई कर रहा था। नहीं मालिक, मैंने वांग गोंगजी से पैसे लिए हैं। जो वादा किया है वह पूरा करना ही होगा। लिन हाओ के हाथ नहीं रुके। एक तो मैंने पैसे लिए हैं तो काम करना ही पड़ेगा, और दूसरा, मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। न सिर्फ मुझे सफेद चावल खिलाए, बल्कि मुझे टॉप क्लास का स्वाद भी चखने को मिला। शायद भगवान भी ऐसा ही खाना खाते होंगे। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेहनत करने के अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैंने सोच लिया है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर कुछ समय बाद मैं यहाँ आकर मालिक की मदद करूंगा, वरना मालिक की अच्छाई का एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम काम मत करो, लेकिन आज हमें दुकान बंद करनी होगी। तुम कल वापस आ सकते हो। बेशक, हम सुबह दुकान नहीं खोलेंगे। तुम पहले पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां ला सकते हो और दोपहर में यहाँ आकर काम जारी रख सकते हो। लूमिंग अपने मन में हिसाब लगा रहा था कि आज अच्छी कमाई हुई है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। 10 ताइल चांदी। पुराने जमाने के सोने और चांदी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह 1 ताइल सोने के बराबर है। सोने की कीमत चांदी से कहीं ज्यादा महंगी होती है। मैंने अभी चेक किया, अभी सोने की कीमत 9 लाख प्रति किलो से ज्यादा है। 1 ताइल सोना मतलब 40-50 हजार रुपए। एक दिन में 40 हजार से ज्यादा की कमाई, ये तो बहुत ही शानदार है। अमीर लोगों के माफी मांगने का यह तरीका सच में इतना साधारण है कि गुस्सा भी नहीं आता। मैंने भी समझ लिया है। पैसे को एंटीक की तरह नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं। तांबा और चांदी की कीमत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस सोना कीमती होना चाहिए। आगे कमाई हुई तो सब जमा करूंगा और अंत में उसे सोने में बदलकर बेच दूंगा। मेरे वहां चांदी और सोने का एक्सचेंज रेट 90 और 1 का है। भले ही यहाँ के सोने की प्योरिटी कम हो, पर अगर वह असली सोना है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। बेशक, आज इतनी कमाई हुई है तो थोड़ा आलस तो बनता है। जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ। वैसे भी रात को कोई ग्राहक नहीं आने वाला। मालिक, क्या आपको सच में जड़ी बूटियां पसंद है? बिल्कुल। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम मेरे लिए जड़ी बूटियां लाओगे तो मैं न सिर्फ पैसे दूंगा बल्कि खाना भी खिलाऊंगा। सच में? मालिक जो कह रहे हैं क्या वह सच है? खाना तो मैंने खाया है, उसे भगवान का खाना कहना भी कम होगा। और साथ में सफेद चावल। क्या यह ऐसी चीज है जो मैं रोज खा सकता हूँ?
जहाँ तक जड़ी बूटियों की बात है, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे उस बड़े पहाड़ में और कुछ हो ना हो, जड़ी बूटियां बहुत हैं। बस पहले उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, इसलिए मैं कभी कभी ही तोड़ कर लाता था। अब अगर खाना मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव वालों को भी साथ लेकर तोड़ने जाऊं। मैं सीधा साधा हूं पर बेवकूफ नहीं, वरना जड़ी बूटियां तोड़कर शहर में बेचने क्यों आता। गांव में मेरे उम्र के बहुत से लोग खाली बैठे हैं, कुछ और नहीं तो जड़ी बूटियां तो तोड़ ही सकते हैं। पहले जड़ी बूटियां अच्छी नहीं बिकती थीं, इसलिए मैं खुद तोड़ता और खुद बेचता था। लेकिन अगर मालिक को सच में चाहिए तो मुझे बीच बचाव करने में कोई ऐतराज नहीं है। थोड़ा कम कमाऊंगा तो चलेगा, बस खाना मिलना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मैं दुकान पर ही रुककर मालिक के लिए काम करना चाहता हूँ और थोड़े पैसे और कमा लूंगा। वह सफेद चावल और लाजवाब खाना। कहाँ और काम करके इतना अच्छा खाना मिल सकता है। बिल्कुल सच है। तुम बस लाओ, मैं सब खरीद लूंगा। लूमिंग को अपने बचपन के दोस्त की याद आई। मेरा एक दोस्त है जिसके घर में टीसीएम क्लिनिक है। इन सालों में मैं अक्सर अपने दोस्त को शिकायत करते हुए सुनता हूँ कि आजकल की जड़ी बूटियां नकली होती जा रही हैं। आर्टिफिशियल तरीके से उगाई गई जड़ी बूटियों में असर ही नहीं होता, बहुत से पुराने नुस्खे काम ही नहीं करते। तुम बताओ, अगर दवा सही ना हो तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है। मेरा दोस्त अब मरीजों को खुद दवा लेने बाहर नहीं भेजता, वह खुद ही दवा तैयार करके देता है, वरना असर की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आजकल अच्छी जड़ी बूटियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, उन्हें खुद ही जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता है। और यह भी पक्का नहीं कि मिलेंगी ही। अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है, मजबूरी में आर्टिफिशियल जड़ी बूटियों से काम चलाना पड़ता है। फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, पर असर फिर भी जंगली जड़ी बूटियों जैसा नहीं होता। अगर मुझे ऐसा स्थायी खरीदने का जरिया मिल जाए तो मुझे चीजें बेचने की चिंता नहीं होगी। ठीक है मालिक, तो मैं अब चलता हूँ, कल वापस आऊंगा। लिन हाओ इतना उत्साह में था कि चलते वक्त लड़खड़ा रहा था, जैसे नशे में हो। दिन इतना बीत गया है, क्या रात का खाना खाकर नहीं जाओगे। लूमिंग को थोड़ी चिंता हुई। नहीं नहीं मालिक, अब और खर्चा नहीं करवा सकता। मालिक, मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। लिन हाओ खुशी खुशी मुड़कर भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। हाँ, आज रात मैं उत्साह के मारे सो नहीं पाऊंगा। उसके उत्साह से अलग कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परेशानी में सो नहीं पाएंगे। राजधानी ताइफेंग लू के एक शानदार कमरे में कुछ मजबूत आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। हंसी मजाकर चल रहा था। आओ आओ वांगशाओ, राजधानी में बिछड़ने के बाद 3-4 महीने हो गए। इस बार हम भाइयों ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए पार्टी रखी है। तुम्हें अच्छा खाना और पीना ही पड़ेगा। हाँ वांगशाओ, इस सफर में तुमने बहुत तकलीफ उठाई होगी, खाने पीने में भी समझौता किया होगा। इस बार वापस आए हो तो अच्छे से पार्टी करो। सही कहा, सही कहा। देखो ये भुना हुआ बत्तख और चूसा हुआ चूजा, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। चक्कर देखो, क्या वही स्वाद है। वांग चंग बीच में बैठकर सबके साथ शराब का आनंद ले रहा था। मेज पर रखे सभी पकवान उसके पुराने पसंदीदा थे, इस बार उसे जी भरकर आनंद लेना था। कुछ घूंट शराब पीने के बाद वांग चांग ने अपनी चॉपस्टिक्स सामने रखे भुने हुए चूजे की तरफ बढ़ाई, हल्के से खींचकर एक टांग अलग की। वही पुराना तरीका। वांग चांग संतुष्ट था। उसने टांग मुंह में डाली, पर एक बाइट लेते ही उसे लगा कि स्वाद कुछ अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले जैसा स्वाद नहीं है। वांगशाओ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे। क्या स्वाद कुछ अलग है। क्या टाइफिंग लू ने बावर्ची बदल दिया है। वांग चांग ने हैरानी से पूछा। पहले यह भुना हुआ चूजा मेरा सबसे पसंदीदा था, पर अब एक बाइट लेते ही खाने की इच्छा खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि स्वाद फीका है, पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। बदला नहीं है। क्या यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, पहले जैसा स्वाद नहीं लग रहा। वांग चांग ने फिर से चक्कर देखा। सच में पहले जैसा मजा नहीं था। क्या इसे स्वादिष्ट कह सकते हैं। वांग शाओ, क्या तुम्हारा स्वाद बदल गया है। शायद कुछ महीनों तक न खाने की वजह से आदत छूट गई होगी। कोई बात नहीं, दूसरी सब्जियां चक्कर देखो, ये पूरी मेज तुम्हारी पसंद की है। आसपास के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन जैसे लोग जो महीनों तक सफर करते हैं, उनका स्वाद बदलना आम बात है। शायद शायद ऐसा ही हो। वांग चांग ने सर हिलाया और दूसरी सब्जियां छक्कर देखीं। अंत में मजबूरी में चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। पहले क्यों नहीं पता चला। ताइफिंग लू का खाना इतना फीका और बेस्वाद है, गले से नीचे उतरना मुश्किल है। अगर वह कुंग पाओ चिकन की बात करें तो ऐसा लगता था जैसे स्वाद की दुनिया में नाच रहा हो, पर यह सब्जियां तो ऐसी हैं जैसे पानी में उबालकर परोस दी गई हों, बिना स्वाद के, जैसे पेट भरने का सूखा खाना। सोचो, मैं वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक का बेटा पहले ये सब कैसे खा लेता था। वांगशाओ, क्या हुआ, भूख नहीं है क्या। क्या तबीयत ठीक नहीं है, क्या किसी वैद्य को बुलाएं। उसके बॉडीगार्ड ने चिंता से पूछा। वांग चांग वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का भविष्य है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। सोचो, हमारा वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार देश भर में फैला है, यहाँ तक कि दरबार भी कभी कभी हमसे सामान भिजवाता है। हम जैसे बड़े कारोबार के लिए एक जिम्मेदार उत्तराधिकारी बहुत जरूरी है। वांग चांग की पढ़ाई लिखाई भले ही ज्यादा न हो, पर मार्शल आर्ट्स में वह युवाओं में सबसे आगे है। कुछ साल और अनुभव मिल जाए तो सिक्योरिटी एजेंसी का काम उसे सौंपा जा सकता है। ऐसे समय में उसका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। नहीं नहीं, बस राजधानी वापस आते हुए रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश खाई थी। उस डिश के सामने यह सब सुअर के खाने जैसा लग रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा। देखो ये चिकन।
कितना सूखा है। जो चिकन मैंने खाया था वह कितना मुलायम और रसीला था, उस पर लगी सॉस चमक रही थी, वह तो लाजवाब था। और स्वाद की तो बात ही मत करो, बस फीका है। उस डिश में तो एक बाइट लेते ही दर्जनों स्वाद मुंह में फूट पड़ते थे, पर फिर भी सब अलग अलग महसूस होते थे। सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वांग चांग ने कल रात के खाने को याद किया और उसके मुंह में अपने आप पानी आ गया। क्या इतना चमत्कारी था? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वह भगवान का खाना था? उसके बॉडीगार्ड ने यकीन नहीं किया। हम सब सिक्योरिटी गार्ड हैं, देश भर में घूमे हैं, हर जगह के मशहूर रेस्टोरेंट देखे हैं, पर सच कहूं तो राजधानी के यह 8 बड़े रेस्टोरेंट ही सबसे बेहतर हैं। दूसरी जगह के रेस्टोरेंट शायद बराबर होंगे, पर कोई इतना अच्छा कैसे बना सकता है कि इन 8 बड़े रेस्टोरेंट को बेकार कह दे? शायद राजमहल के बावर्ची भी इतना बड़ा दावा न करें। कहावत है कि विद्या और कला का असली मोल सम्राट के यहाँ ही मिलता है। राजमहल के बावर्ची इस दौर की कुकिंग के शिखर पर हैं। सिर्फ वही जो राजमहल से निकलते हैं या जो रिटायर हो जाते हैं वही दूसरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। राजधानी के 8 बड़े रेस्टोरेंट में हर जगह राजमहल के पुराने बावर्ची हैं, इसलिए वह दूसरी जगह से बेहतर हैं। बेशक कुछ अपवाद हो सकते हैं, हर जगह की अपनी खासियत होती है, एक दो डिश अच्छी हो सकती है, पर किसी को इतना पागल कर देना कि वह खाना पीना भूल जाए, ये थोड़ा ज्यादा है। कम से कम मुझे तो यकीन नहीं है। अरे वह सच में भगवान का खाना था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट और अलग अलग स्वाद वाला खाना नहीं खाया। वैंग चांग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। वह स्वाद उसके वर्णन करने की क्षमता से बाहर था। तो वांग शाओ ने वह कहाँ खाया? एक चतुर बॉडीगार्ड ने पूछा। मशहूर रेस्टोरेंट तो गिने चुने हैं, सब वहां गए हैं। नाम बताओ तो पता चल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं, राजधानी से 1 दिन के रास्ते पर केहुओ टाउन में है। वहां एक, कैसे कहूँ, देखने में तो पुराना लगता है वह रेस्टोरेंट। उसके अंदर जो कुंग पाओ चिकन मिलता है वह लाजवाब है। मैं कल रात वहां से गुजरा और एक बार में 11 प्लेट खा गया। अफसोस की बात यह है कि वह दुकानदार आज दोपहर तक दुकान नहीं खोली, जिस वजह से मुझे भूखे पेट वापस आना पड़ा। यह सोचकर ही वांग चांग को गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी केहुओ टाउन से कई बार गुजरा हूँ, वहां तो कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। हाँ, मैं भी केहुओ टाउन अक्सर जाता हूँ, वहां सबसे पुराना रेस्टोरेंट तो 7-8 साल पहले का था। अब तो वहां बहुत सन्नाटा है, सुना है वहां भूत भी आते हैं। रात को दरवाजा खोलना और दिन में दुकान बंद रखना। वांग शाओ, कहीं आपने भूत तो नहीं देख लिया? क्यों ना हम मंदिर जाकर माथा टेक लें और बुरी बलाओं को दूर करें। थू थू थू। इस बियाओशी में बहुत यांग ऊर्जा है। मैं इतना नेक हूं कि भूत भी मुझे देखकर छिप जाते हैं। मैं भूत कैसे देख सकता हूँ? और वैसे भी अगर सच में किसी से सामना हो भी गया तो वह किसी की ऊर्जा पीने वाली सुंदर चुड़ैल होगी, कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी भूत थोड़ी होगा। ऐसा कहते हुए वांग चंग के दिल में थोड़ी घबराहट थी। क्या पता सच में किसी भूत की दुकान से तो नहीं टकरा गया। क्यों ना किसी दिन मंदिर जाकर माथा टेक लूं, पक्का भूत का चक्कर है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी सब्जी हो सकती है जिसके लिए वांग शाओ इतने पागल हो रहे हैं। सब्जी का स्वादिष्ट होना मुमकिन है, पर इतना स्वादिष्ट कि इंसान कुछ और खा ही न सके। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, भूत है, पक्का भूत है, एक बियाओशी ने पुख्ता तौर पर कहा। बिल्कुल, जो चीज इंसान को खाने पीने की सुध भुला दे वह अच्छी चीज कैसे हो सकती है? शाओ, आप पक्का किसी बुरी चीज के चक्कर में पड़ गए हैं, एक और बियाओशी ने यकीन के साथ कहा। इतना भी बुरा नहीं होगा। वह सब्जी सच में ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी और न कभी सुनी थी। मालिक भी बुरा इंसान नहीं लगता, और वहां के सफेद चावल भी बहुत खुशबूदार हैं, विला के चावलों से भी ज्यादा स्वादिष्ट। वांग चंग हैरानी से लू मिंग का बचाव करने लगा। खाना कितना भी अच्छा हो, कितना स्वादिष्ट हो सकता है, पक्का भूत ने आप पर जादू कर दिया है। वांग शाओ, मेरी दादी भूत भगाना जानती हैं। कल मैं उन्हें आपको दिखाने के लिए बुलाऊंगा, एक बियाओशी ने उत्साह से सुझाव दिया। नहीं, मैंने सच में कोई भूत नहीं देखा। सच में वह दुकान बिल्कुल असली है और सब्जियां भी असली हैं। वह सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। वांग चंग अपने फैसले पर अड़ा रहा। शाओ, ऐसा नहीं है कि हम आप पर यकीन नहीं कर रहे, पर आप जो कह रहे हैं वह बहुत अजीब है। रात को दुकान खोलना, 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट खाना और दिन में दुकान बंद रखना, दुनिया में ऐसी दुकान कहाँ होती है? मुझे लगता है हमें जल्दी किसी तांत्रिक को ढूंढकर भूत भगाना चाहिए। बाकी सबने भी शक जताया। हे मेरा गुस्सा, तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? वह सच में स्वर्ग जैसा स्वाद था। छोड़ो, तुम लोगों ने कभी खाया नहीं है, तुम लोगों को समझाना बेकार है। वांग चांग को भी गुस्सा आ गया। वांग शाओ, भाइयों की भी गलती नहीं है, हमने कभी चखा नहीं तो कैसे यकीन करें? वैसे भी वह जगह जिंगचेंग से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वांग शाओ खाना चाहते हैं तो हम घोड़े दौड़ाकर कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। क्यों न कल वांग शाओ हम में से कुछ फ्री भाइयों को साथ ले चलें और खुद देख लें, तब सच और झूठ का पता चल जाएगा। एक थोड़ी उम्र दराज बियाओशी ने बात संभाली। लूशू, आप सही में कई दशकों से देश विदेश घूमने वाले अनुभवी बियाओशी हैं। ठीक है, यही तय रहा, पर वहां रहने की जगह नहीं है और यह भी नहीं पता कि दुकान कब खुलती है। ऐसा करते हैं, कल हम देर से निकलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। वांग चांग में भी उत्साह आ गया। मैं अभी एक निवाला असली कुंगपाओ चिकन खाना चाहता हूँ, दूरी कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। जिंदगी में इंसान अच्छे खाने के लिए ही तो जीता है।
रेस्टोरेंट से लिन हाओ को विदा करने के बाद लूमिंग बेचैनी से बिस्तर पर लेट गया और अपना फोन निकालकर अपने बचपन के दोस्त को मैसेज भेजा। हाँ, बोलो। काम की बात करो, मुझे अपने घर बुलाकर घटिया सब्जी खिलाने का झूठ मत बोलो। नहीं खाना तो मत खाओ। तुम नहीं खाओगे तो और बहुत लोग हैं। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम लोग जंगली जड़ी बूटियां खरीदते हो? खरीदते हैं, क्यों नहीं? कौन सी जड़ी बूटियां हैं? पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं। कल तुम खुद आकर देख लेना। हाँ, दोपहर में आना। चिंता मत करो, मैं सुबह तो वैसे भी नहीं उठ पाऊंगा। गेम लॉगिन करो। अगले दिन दोपहर को रेस्टोरेंट में लूमिंग अभी उठा ही था। जम्हाई लेते हुए दरवाजा खोला। लिनहाओ पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था, पीठ पर वही बड़ा टोकरा लटकाए हुए। जमीन पर दो और टोकरे रखे थे जिनमें कल देखी गई ह्वांगजिंग के अलावा और भी अनजान जड़ी बूटियां थीं। कुल मिलाकर 3 बड़े भरे हुए टोकरे थे। मालिक, ये वो हैं जो मैंने आज सुबह सबके घरों से इकट्ठा की है। आप देखिए कि क्वालिटी कैसी है। लिनहाओ के दिल में डर था। कल रात वापस लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे गांव वालों को बताने का वक्त नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, गांव के लोग आमतौर पर ये जड़ी बूटियां रखते हैं। आज सुबह मैंने घर घर जाकर जड़ी बूटियां तोड़ने वालों को बताया और इसी बहाने इकट्ठा कर लिया। पूरे 3 बड़े टोकरे, सोचा कुछ पैसे मिल जाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हें 1 करियान चांदी देता हूँ। लूमिंग को पैसों का कोई खास अंदाजा नहीं था। मेरे पास 15 तांबे के सिक्के, 1 करियान चांदी और 10 तायल चांदी थी। 15 सिक्के कम पड़ते, 10 तायल बहुत ज्यादा होते। 1 करियान चांदी बिल्कुल सही था। वैसे भी 1 करियान चांदी 50-60 रुपए के बराबर ही होती है। इतनी सारी जंगली जड़ी बूटियां खरीदना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। इसमें बहुत सारा सूखा माल है जो कल के ताजे माल से ज्यादा कीमती है। आखिरकार सूखने के बाद पानी निकल जाता है। वजन और क्वालिटी दोनों अलग होते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है? लिनहाओ थोड़ा हकलाया। पहले तो सिर्फ 100 वेन मिलते थे। वह पहले जब दवा की दुकान पर यह बेचने जाता था तो 50-60 वेन मिलना ही बड़ी बात होती थी, और तब भी दुकान का मालिक नखरे दिखाता था। ज्यादा नहीं है, बस 1 कयान चांदी लो। लूमिंग ने सहजता से पिछले कुछ दिनों में मिली 1 कयान चांदी लिनहाओ की तरफ उछाल दी। डिंग! फोन का नोटिफिकेशन बजा। लगता है वह आ गया है। लूमिंग ने मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। टोकरे उठाए और किचन की तरफ चल दिया। लिनहाओ ने मदद करनी चाहिए पर उसे रोक दिया गया। नहीं, किचन और खेती में बाहर वाले नहीं आ सकते। लूमिंग को पता था कि कल सफाई करते वक्त मैंने लिनहाओ को पुराने जमाने का किचन दिखा दिया था, पर मॉडर्न किचन में उसे बिल्कुल नहीं आने देना था, इसलिए उसे किचन में आने से मना कर दिया ताकि झंझट न हो। ठीक है मालिक, मैं काम पर जाता हूँ। लिनहाओ भी बात मान गया। रेस्टोरेंट के अपने नियम होते हैं। पुराने जमाने के हर काम में राजदारी रखी जाती थी, चाहे खाना बनाने वाला बावर्ची हो, बढ़ई हो या डॉक्टर का शिष्य, सब अपने काम को छुपा कर रखते थे। बहुत सी चीजें तो देखने तक की इजाजत नहीं होती थी, खासकर खाना बनाने की कला, जो कभी कभी बस देखने से ही सीख ली जाती थी। इसलिए लूमिंग का किसी को किचन में न आने देना बिल्कुल जायज था और इससे किसी को शक भी नहीं होगा। जाओ जाओ। लूमिंग ने हाथ हिलाया और टोकरे लेकर किचन से होते हुए मॉडर्न डिलीवरी शॉप में वापस आ गया। खर्र शटर ऊपर उठा। बाहर एक पतली सी परछाई दिखाई दी। बाहर खड़ा व्यक्ति लंबा था, नाक पर काले फ्रेम का चश्मा था, चेहरा साफ सुथरा और एक विद्यार्थी जैसा दिख रहा था। यह लूमिंग का बचपन का दोस्त था जिसके घर में टीसीएम क्लिनिक थी। ली टोंगरेन। टोंगरेन, वाह भाई, इतनी सारी अच्छी चीजें। अरे, ये सब तुमने कहाँ से निकाली? मेरे पूर्वजों का बेंचाओ गैंगमू लिखने वाले ली शिजेन से कुछ रिश्ता था, इसलिए हम टीसीएम परिवार से हैं। सच क्या है और झूठ क्या, ये कोई नहीं जानता। वैसे भी आजकल बिना किसी नाम के कोई टीसीएम डॉक्टर के पास इलाज करवाने नहीं आता। तुम तो कल रात मेरे साथ गेम खेल रहे थे, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी दिखाओ क्या क्या है। लूमिंग के दरवाजा पूरा खोलने से पहले ही ली टोंगरेन दरवाजे की दरार से अंदर घुस गया और सीधे टोकरे में सर डाल दिया। 5 साल पुरानी ह्वांगजिंग और ये 10 साल पुरानी ये पक्का जंगली है। अच्छी चीज है। तियनक्विजी, ये भी अच्छी है, बाहर 100 रुपए प्रति किलो बिकती है। और ये चुए शंग इजी हाओ, ये तो सच में बहुत अच्छी चीज है। तिएपी शिहू, जंगली होने की संभावना 100% है, बहुत दुर्लभ चीज है, बाजार में 30 से 50 हजार प्रति किलो मिलती है। तुमने ये सब कहाँ से निकाली? ली टोंगरेन की आंखें चमकने लगी। ये चीजें, हालांकि हर चीज थोड़ी थोड़ी है, पर इनकी दुर्लभता ही इनकी ताकत है। आजकल जंगली जड़ी बूटियां ढूंढना नामुमकिन है, जब तक कि आप उन गहरी पहाड़ियों में न जाएं जहां इंसान न पहुंच सके, वरना हर जगह खेती की हुई जड़ी बूटियां हैं। असली जंगली तो मिलती ही नहीं। कहते हैं ना, 1 साल खेती करो तो जमीन 3 साल के लिए बेअसर हो जाती है। खेती की हुई जड़ी बूटियां जमीन की ऊर्जा को बहुत ज्यादा सोख लेती हैं। जमीन की ऊर्जा पूरी नहीं पड़ती, इसी वजह से बहुत से पुराने नुस्खे नकली लगते हैं। असल में नुस्खे खराब नहीं होते, जड़ी बूटियां गलत होती हैं। जब दवा ही नकली हो तो असर कैसे होगा? गांव के रिश्तेदारों ने भेजी है, मुझसे कहा कि बिकवाने में मदद कर दो। बताओ, लोगे या नहीं? लूमिंग को भी हैरानी हुई। सोचा था कि लिंग हाउ शायद कुछ आम जड़ी बूटियां लाएगा, पर यह तो हजारों की जड़ी बूटियां ले आया। ये लड़का तो कमाल का है। लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मेरे घर में इन्हीं की कमी है, पर सच कहूं तो मेरे अलावा इन्हें कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे से जब भी जंगली जड़ी बूटियां मिलें, चाहे कोई भी हो,
पहले इकट्ठा कर लेना, कुछ जड़ी बूटियां बाजार में नहीं बिक सकती, पर मेरे घर में ऊपर तक पहुंच है, मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी ये सही है। मैं वापस जाकर वजन करता हूँ, बाद में वीचैट पर ट्रांसफर कर दूंगा। चिंता मत करो, सिर्फ ये टीपी शिहू ही कई हजार की है। ये पूरा ढेर कम से कम 70-80 हजार का बिकेगा। ये कहकर ली तोंगरेन टोकरा उठाकर भाग गया। लूमिंग पीछे से निराशा में चिल्लाता रहा, ओये, टोकरे तो छोड़ दे। पर वह बहुत दूर निकल गया था और सुन नहीं सकता था। अरे छोड़ो भी, कुछ बांस के टोकरे ही तो हैं, ले गया तो ले गया। सर हिलाकर लूमिंग ने फिर से शटर गिरा दिया और किचन से होते हुए वापस चला गया। अरे मजाक है क्या? एक ही दिन में लाखों कमा लिए, कहाँ ज्यादा भविष्य है, ये तो साफ दिख रहा है। पुराने जमाने के रेस्टोरेंट में लिन हाउ अभी भी मेहनत से फर्श साफ कर रहा था। लूमिंग को उसे देखकर बुरा लगने लगा। मैंने अभी जो जड़ी बूटियां ली वह कम से कम 10 तायल चांदी की होंगी, पर मैंने सिर्फ एक करियान दी। ये कमाई थोड़ी बेईमानदारी वाली लग रही है। हालांकि लिन हाउ खुद बेचता तो शायद इतनी कीमत न मिलती, पर फिर भी दिल में थोड़ा बुरा लग रहा है। जगह बड़ी होनी चाहिए, सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। एक्स चलेगा, पिछली सीट पर पैर फैलाकर बैठ सकें। पिछली सीट पर क्या? लूमिंग ने मुंह खोला, समझ नहीं आया क्या कहे। मालिक, कोई काम है? लिन हाउ ने हैरानी से सर उठाया। नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारे वह टोकरे भी मैंने ले लिए। ये 15 तांबे के सिक्के तुम्हारे लिए। लूमिंग के पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, जो बचे खुचे सिक्के थे सब दे दिए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। कुछ बांस के टोकरों के लिए, ये तो बिल्कुल कीमती नहीं है। मेरे घर में बहुत हैं, आपको चाहिए तो ले जाइए। सच में यह कीमती नहीं है। मालिक, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। इतनी महंगी जड़ी बूटियां खरीदी और मुझे सफेद चावल खिलाए। इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ। लिन हाउ ने सर झुका लिया, आंखें नम हो गई थीं। पहले मैं महीने में 1000 चांदी भी नहीं कमा पाता था। लूमिंग से मिलने के बाद सिर्फ 2 दिन में 2 कयान कमा लिए। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम सुबह से आए हो, कुछ खाया नहीं होगा ना? लिन हाउ को मना करते देख लूमिंग ने जोर नहीं दिया। इतनी महंगी जड़ी बूटियां बिकना असल में लिन हाउ की वजह से नहीं, बल्कि मेरी पहुंच और ट्रैवल करने की ताकत की वजह से है। अगर जबरदस्ती पैसे देता तो शायद अच्छा ना होता। थोड़ी मदद से दोस्ती, ज्यादा मदद से दुश्मनी वाली बात मैं समझता हूँ। अगर पैसे नहीं दे सकता तो कहीं और से मदद कर दूंगा। नहीं, मैं भूखा नहीं हूं। नहीं, मैं सच में भूखा हूं। लिन हाउ मन में थूक निकल रहा था। मैं सुबह जल्दी पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ने गया था। दोपहर को जल्दी जल्दी यहां आया, खाने का वक्त ही नहीं मिला। भूखा कैसे नहीं हो सकता? बस लूमिंग ने पूछा नहीं तो मैं कैसे मांगता। आखिरकार मेरी याद में वह खाना बहुत महंगा था। कल एक लड़की ने 10 तायल चांदी खर्च की थी एक वक्त के खाने के लिए। सोचता हूँ कल जो मैंने खाया वह 10 तायल चांदी का था। अगर मैं ना खाता तो क्या मैं उसे 10 तायल में बदल सकता था? पर यह बस सोचने की बात है। कल साफ तौर पर कुछ खास बात थी, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। पर वह सब्जी व चावल सच में बहुत स्वादिष्ट थे। भूख लगी है तो बताओ ना, मेरे घर में और कुछ हो ना हो, खाना बहुत है। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। आज तुम्हारे लिए 2 सब्जियां एक्स्ट्रा दूंगा। लूमिंग कहते हुए किचन की तरफ चल दिया। फ्रिज खोला पर तुरंत कुछ नहीं किया। अगर सब्जी देनी है तो अच्छी होनी चाहिए। कुंग पाओ चिकन, मात्रा तो सबसे ज्यादा है, बाकी की बिक्री। दूसरा है यू शांग रूसी। लेकिन ये डिश थोड़ी तीखी है, मैंने उस जमाने के बारे में पढ़ा है, वहां मिर्च नहीं होती थी। सीधे खाने पर वहां के लोग शायद बर्दाश्त न कर पाएं। हो सकता है उन्हें पेट खराब हो जाए। रही बात मिर्च न डालने की, तो माफ कीजिएगा, ये प्री कुक्ड खाना है। स्वाद पहले से ही सेट है। कम नमक चाहिए? मिर्च नहीं चाहिए, लहसुन नहीं चाहिए, धनिया नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए? माफ कीजिएगा, बाहर निकलकर बाएं मुड़ जाएं। मेरे यहाँ खाना ऐसा ही बनता है, खाना है तो खाओ। इसलिए यू शंग रूसी को अभी रहने देते हैं। बच्चा अभी बढ़ रहा है। मैंने बहुत चुन चुन कर 2 पसंदीदा डिशेस चुनी है, तांग चू लीजी और हुई गोरू। दोनों ही मार्केट में बिकने वाली मशहूर टेक अवे डिशेज हैं और मेरे स्टॉक में सबसे ज्यादा यही है। पैकिंग फाड़ी, 3 प्लेट्स ली। वही पुराना जाना पहचाना प्रोसेस। काटा, प्लेट में डाला और गर्म किया। 3.5 मिनट बाद दिंग 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 माइक्रोवेव का अलार्म बजा। एक साथ 3 प्री कुक्ड डिशेस बनकर तैयार हो गई। ट्रे उठाकर लूमिंग शांति से बाहर गया। थे हॉल में लिन हाउ अभी भी काम कर रहा था, पर उसके हाथ की हरकत अपने आप धीमी हो गई थी। बिल्कुल दोपहर को छुट्टी के वक्त टेक अवे ऑर्डर करने वाले वर्कर की तरह ध्यान पूरा खाने पर था। अब काम में मन कहाँ लगता। शुक्र है कि लूमिंग के यहाँ खाना हमेशा की तरह जल्दी मिल जाता है। 3.5 मिनट बाद एक भीनी भीनी खुशबू किचन से बाहर आई। एक तो वही जाना पहचाना गोंगबाओ जिदिंग था। बाकी 2 डिशेस के बारे में लिन हाउ को नहीं पता था। बस इतना लगा कि एक में थोड़ा खट्टा स्वाद है, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो जरूर स्वादिष्ट होगी। जल्द ही लिन हाउ ने तीनों डिशेस को देख लिया। गोंगबाओजी दिंग की तो बात ही अलग है। तांगचू लीजी का रंग लाल और चमकीला था, तेल से भरा और मीठा खट्टा जो लुभाता था। ऊपर से चीनी और सिरके की एक चमकीली परत थी जो रोशनी में चमक रही थी। पास गए बिना ही खट्टा मीठा स्वाद नाक में जा रहा था। खट्टेपन से मुंह में पानी आ गया। अब हुई गुओरू को देखो। इसमें चर्बी और मांस वाला पोर्क चुना गया था, पतले टुकड़ों में कटा हुआ और तेज आंच पर भुना हुआ। चर्बी का तेल निकल गया था। मांस के टुकड़े हल्के मुड़ गए थे और किनारे से थोड़े जल गए थे।
मानो वो अपने स्वाद की कहानी सुना रहे हों। हर एक टुकड़ा अपने ही तेल में भीगा हुआ चमक रहा था। हल्की चर्बी मांस पर लटकी हुई थी, लुभाने वाली चमक दिखा रही थी। एक बार देखने से ही भूख बढ़ जाती है, खासकर ऐसे जमाने में जहाँ पेट भर खाना भी मुश्किल हो। मांस तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे ये हुई गोरू। एक बार देखते ही तेल से भरा हुआ खाना। ये तो ऐसा है कि साल में एक बार त्योहार पर ही 2 बार देखने को मिलता है। बस 2 बार देख लो, उससे ज्यादा नहीं देखने देते थे। और खाने की तो बात ही मत करो। इतनी प्लेट सामने रखी देखकर गांव का बच्चा इस लालच को कैसे रोक पाए। ये तो जनता का इम्तिहान लेने जैसा है। कौन सा इंसान ऐसा इम्तिहान झेल सकता है। दुकानदार जी, लिन हाओ इतना उत्सुक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। कल सिर्फ उस गोंग बाओजीदिंग ने मुझे पूरी रात याद दिलाई। आज दुकानदार ने मुझे सीधे 3 डिशेस दे दी। मैं इतना भावुक हूं कि भगवान को 300 बार माथा टेकना चाहता हूँ। भगवान की आंखें खुल गई हैं। इतने समय से गरीब मैं आखिरकार दुकानदार जैसे नेक इंसान से मिल गया। खाओ खाओ जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। लूमिंग हमेशा ग्राहकों को जल्दी करने के लिए कहता था। गरम गरम खाओ, खाना ठंडा होते ही वापस फ्रोजन जैसा स्वाद हो जाता है। वो एहसास बड़ा अजीब होता है, वरना हमेशा लगता है कि बर्फ जैसी महक आ रही है। और वैसे भी ये तो बस 15 रुपए की 3 फ्रोजन प्री कुक्ड डिशेज हैं। इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। इतना उत्सुक। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट है। खाना सामने देखकर लिन हाउ ने और कुछ नहीं सोचा, बस खाना उठाया और बड़े बड़े निवाले लेने लगा। ये कितना खुशबूदार है, वो भी कितना खुशबूदार है। लिन हाउ मन ही मन खुश था। जबरदस्त। खट्टा मीठा टांगचू लीजी उसकी उम्र के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक था। जैसे चीनी और सिरका, ये महंगे मसाले उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखे थे, पहली बार खाया। इसने तो उसकी सोच ही बदल दी। स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट था। हुई गुओरू की तो बात ही अलग थी। भरपूर तेल और एक निवाला सफेद चावल, ये तो स्वर्ग जैसा जीवन था। जब लिन हाउ स्वाद में खोया हुआ था, तभी दरवाजे पर घोड़े के टपने की आवाज आई और सुनने में लग रहा था कि एक से ज्यादा घोड़े हैं, जो दूर से करीब इस तरफ भागे आ रहे थे। जल्द ही घोड़े सवार दिखाई दिए। लूमिंग ने दरवाजे के बाहर ध्यान से देखा। ओह, क्या ये वही वांग चांग नहीं है जो कल ही गया था? क्या ये मुमकिन है? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? यही है, देखा? मैंने कहा था ना कि ये भूत प्रेत वाली दुकान नहीं है। वांग चांग ने दिन दिहाड़े दुकान खुली देखकर राहत की सांस ली। शुक्र है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये दुकान सच में है। पीछे आए लोग भी थोड़े हैरान थे। सोचा था कि उनका मालिक पागल हो गया है, पर अब लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या इस दुकान में सच में वैसा खाना है जैसा मालिक ने बताया था? ये तो मुमकिन नहीं लगता। कुछ लोगों ने शक के साथ घोड़े से उतरकर इधर उधर देखा। ये दुकान तो बहुत छोटी और पुरानी लग रही थी। दुकान का स्वादिष्ट खाने से क्या लेना देना। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है, सच में बहुत अच्छी। लेकिन पिछली बार के स्वाद से थोड़ा अलग है। वांग चांग सबसे आगे था, तो जाहिर है कि खुशबू सबसे पहले उसी ने सूंघी। सबकी हैरानी की परवाह किए बिना वो सीधे हॉल में दौड़ गया। टैंग लिन हाउ के सामने पहुंच गया। उसने वही 3 प्लेट्स देखी जो आधी खाई जा चुकी थी। ये क्या है? वांग चांग ने सामने रखी 3 प्लेट्स की तरफ इशारा किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पिछली बार जब मैं आया था तब तो मुझे इतना कुछ स्वादिष्ट नहीं दिखा था, सिर्फ गोंग बाओ जिदिंग खाया था। जब सोचा कि मैंने 2 और स्वादिष्ट डिशेस मिस कर दी तो मैं गुस्से से कांपने लगा। मैं मालिक से बहस करना चाहता था। ओह, वो दोनों डिशेस, एक टांगचू लीजी है और एक हुई गो रू है। लूमिंग ने एक नजर डाली और सहजता से नाम बता दिए। वांग चांग भले ही अच्छा इंसान था, पर वो कैश देता था। मेरे लिए ये लिन हाउ द्वारा लाए गए फायदे से कम था। ये तो बस एक आम वक्त था। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिशेज हैं तो पिछली बार मुझे क्यों नहीं दी? क्या तुम मुझे कम समझते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं दे सकता? ओह, मैं समझ गया। जरूर उस वक्त रात बहुत हो गई थी और किचन में सामान नहीं होगा। वांग चांग गुस्सा होते हुए भी लूमिंग को बचाने का बहाना ढूंढ रहा था। नहीं, उस वक्त मैंने तुमसे पूछा था, तुमने खुद मना किया था। लूमिंग ने कोई परवाह नहीं की। उस वक्त मैंने सच में पूछा था, ये इल्जाम मैं नहीं लेने वाला। पूछा था? क्या सच में? वांग चांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शायद ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मुझे लगा कि इस छोटी सी दुकान में एक डिश अच्छी मिल जाए वही बहुत है। बाकी डिशेस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसे पता था कि बाकी डिशेस भी इतनी स्वादिष्ट होंगी। मैं अब उस दिन वापस जाना चाहता हूँ। खुद को 2-4 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मालिक जो सजेस्ट करे वही ऑर्डर करना चाहिए था। पैसे की तो कमी नहीं थी, नखरेबाजी क्यों की? आखिर में नुकसान तो मेरा ही हुआ। उस वक्त तुम यहाँ बैठे थे और मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था। लूमिंग ने ईमानदारी और गंभीरता से सर हिलाया। उस वक्त का सीन वापस याद दिलाने की कोशिश की। रुको, बस करो। और कौन सी डिशेज हैं? दुकानदार, तुम एक बार में ही बता दो, मुझे सब चाहिए। वांग चांग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब नहीं है, आज सिर्फ ये 3 डिशेस तैयार की थी। अच्छी चीजें धीरे धीरे देनी चाहिए, एक बार में सब दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। लूमिंग मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था। और वैसे भी मुझे स्टॉक भी तो क्लियर करना है। वांग चांग को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये पक्का स्टॉक क्लियर करने वाला इंसान है, इसलिए खाना थोड़ा थोड़ा करके देना होगा। अगर इसने ज्यादा खा लिया और इसे पता चल गया कि कौन सी डिश इसे सबसे ज्यादा पसंद है और बाकी डिशेस ऑर्डर नहीं की तो
फ्रिज में रखे उस हजारों रुपए के फ्रोजन प्री कुक्ड खाने का क्या होगा? धीरे धीरे ही सही, जितना हो सके उतना तो क्लियर करूं। तो ठीक है, ये तीनों डिशेस हर एक की 10-10 प्लेट्स ले आओ। वांगचांग ने हाथ हिलाया। सच में स्टॉक क्लियर करने का रास्ता शुरू हो गया। रुको। लूमिंग तुरंत किचन की तरफ नहीं मुड़ा। और क्या बात है? वांगचांग थोड़ा चिढ़ गया। उसे खाना खाने की जल्दी थी। वो खाने की कीमत बढ़ गई है। बढ़नी ही चाहिए थी, कितनी बढ़ी? वांगचांग को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। इतना स्वादिष्ट खाना है, मैं होता तो मैं भी बढ़ा देता। बस पता नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे। अगर ज्यादा हुई तो भी दांत पीस कर खाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ वक्त कम खा लूंगा। हर डिश 50 की, लूमिंग ने सोचा। कीमत 5 गुना कर दी। ये कीमत ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा और आम लोग भी खाने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर स्टॉक सिर्फ अमीर लोगों के भरोसे तो क्लियर नहीं हो सकता। 50 ताइल एक डिश के? दुकानदार, तुम तो बहुत बड़े लुटेरे हो। ठीक है, पहले हमें हर डिश की 2-2 प्लेट्स दे दो। वांगचांग ने दर्द के साथ अपने पैसे छुए। जमाना 300 ताइल चांदी। मैं एक बार का सफर करता हूँ तो कभी कभी इतना ही कमाता हूँ। नहीं मालिक, क्या तुम पागल हो गए हो? वो 50 ताइल एक डिश के हैं। भले ही शाही रसोई का मुख्य बावर्ची खाना बनाए, तब भी शायद 50 ताइल की ना हो। ये तो पक्का लुटेरी दुकान है। चलो चलो, हम चलते हैं। पीछे खड़े लोग जो पहले बड़े शौक से देख रहे थे, 50 ताइल एक डिश की बात सुनते ही तुरंत खड़े नहीं रह पाए। ये खाना है या चांदी खाना है? ऐसा नहीं है कि हमारा इतना बड़ा एस्कॉर्ट एजेंसी ये कीमत अफोर्ड नहीं कर सकती। असल बात यह है कि क्या ये पैसा वसूल है? खुशबू तो अच्छी है, पर खुशबू वाली चीजें तो बहुत होती हैं। इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो 50 ताइल के लायक हैं? ताइफेंग लू की वो कुछ खास डिशेस भी सिर्फ इसलिए महंगी हैं क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मुश्किल से उनकी कीमत बढ़ाई गई है। पर सामने रखी ये 3 डिशेस में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? पोर्क, चिकन और कुछ ऐसी सब्जियां जिनके बारे में पता भी नहीं। कैसे भी देखो, ये महंगे इंग्रेडिएंट्स से जुड़ी हुई नहीं लगती। इस तरह की डिश के लिए 50 ताइल मांगने की हिम्मत। अगर हम इस ब्लैक शॉप को तोड़ न दें तो समझो हमारा स्वभाव बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। चखो, तुम लोग चखो तो पता चल जाएगा। ये खाना मेरी तरफ से है, मैं पैसे दूंगा। वैंगचांग ने तो स्वाद चखा हुआ था। ताइफेंग लू की सारी खास डिशेस मैंने खाई हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि वहाँ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स थोड़े महंगे हैं यहाँ के खाने के मुकाबले। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। एक ही बार 50 ताइल खर्च करने हो तो मैं यहाँ खर्च करना पसंद करूंगा। बस अफसोस ये है कि अब पहले की तरह जी भर के नहीं खा सकता। जब सस्ता था तब क्यों नहीं सोचा कि और ज्यादा खा लूं? सच में मैं वैंगचांग अब इतना पछता रहा हूँ कि खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। कभी 10 वेन की एक प्लेट कुंग पाओ चिकन मेरे सामने थी, मैंने उसकी कदर नहीं की। जब डिश महंगी हो गई तब पछतावा हो रहा है। दुनिया में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं मालिक से 3 शब्द कहूंगा, और थोड़ा दो। अगर इस डिश की क्वांटिटी बतानी हो तो मैं चाहूंगा कि वो 1000 प्लेट्स हों। बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग। शाओ दोंगजिया, ये बात किसी के ट्रीट देने की नहीं है। बात यह है कि ये खाना 50 ताइल के लायक ही नहीं है। कुछ टुकड़े चिकन के, कुछ टुकड़े पोर्क के, और 50 ताइल मांगने की हिम्मत। मैं इतने सालों से देश विदेश घूम रहा हूँ, मैंने ऐसी बेशर्म दुकान कभी नहीं देखी। लू नाम का बॉडीगार्ड जो कई सालों से दुनिया घूम रहा है, उसने क्या कुछ नहीं देखा? 500 ताइल की एक डिश भी मैंने चख रखी है, पर वो तब की बात है जब मैं एस्कॉर्ट करते वक्त गलती से एक ब्लैक शॉप में घुस गया था। किसी ने गर्दन पर तलवार रखकर पैसे लिए थे। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म की बात थी और इसी वजह से वो ब्लैक शॉप्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। इस डिश की कीमत देखकर अगर ये ब्लैक शॉप नहीं है तो क्या है? सही कहा, सही कहा। ऐसी ब्लैक शॉप को अगर तोड़ न दिया जाए तो ये उनकी मेहरबानी है। आखिर खाना है या नहीं? नहीं खाना तो बाहर चले जाओ। लूमिंग पहले समझाना चाहता था कि वो 50 वेन है, 50 ताइल नहीं। पर जब सुना कि ये लोग दुकान तोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका बताने का मन ही खत्म हो गया। इनकी मेहनत की कमाई कमा रहा हूँ, ऊपर से ये लोग मुझे आंखें दिखा रहे हैं। क्या मैं इनका कर्जदार हूँ? वैसे भी केटरिंग का बिजनेस ज्यादा पैसे नहीं कमाता। अगर फ्रोजन रेडी टू ईट पैकेट्स का स्टॉक बहुत ज्यादा जमा ना होता तो मैं तो प्रोफेशन ही बदल लेता। एक क्लिनिक खोलना क्या बुरा होता? एक तरफ जड़ी बूटियां खरीदता, दूसरी तरफ बैनलानजेन, इबुप्रोफेन और थोड़े एंटीबायोटिक्स बेचता। आराम से दोनों तरफ से कमाई होती। क्या पता पुराने जमाने में कोई गॉडली डॉक्टर ही बन जाता। खाओ खाओ खाओ। शाओ दोंगजिया, मैं हूं या तुम लोग? सब बैठ जाओ। जो भी कहना है खाना खाने के बाद कहना। मालिक, मैंने जो ऑर्डर दिया था वही लाओ। वांगचांग को सच में डर था कि खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसने सीधे शाओ दोंगजिया वाला रोब दिखा दिया। लूमिंग की जिद मैं देख चुका हूँ। एक रेस्टोरेंट सुबह नहीं खुलता, वो तो अलग बात है। दोपहर को भी नहीं खुलता? क्या ये कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? पर मानना पड़ेगा, उसके पास जिद्दी होने की काबिलियत है। वो खाना इतना स्वादिष्ट है कि अगर इस खाने की वजह न होती तो मैं 100-200 मील दूर चलकर यहाँ सिर्फ एक निवाला खाने नहीं आता। आखिर आगे भी शाओ दोंगजिया के नीचे काम करना है, इसलिए बाकी बॉडीगार्ड्स चाहे कितने भी नाखुश हों, उन्हें बैठना ही पड़ा। लूमिंग ने ये देखा तो कुछ नहीं कहा और सीधे किचन में चला गया। वांगचांग ने बाकी लोगों को खाली टेबल पर बैठाया। बॉडीगार्ड एजेंसी का काम बिजी रहता है, इसलिए ज्यादा बॉडीगार्ड्स फ्री नहीं थे। इस बार सिर्फ 2 लोगों को लाया था। एक का नाम चेन है, एक का डेंग।
दोनों एजेंसी के पुराने लोग हैं, इसलिए भले ही अंदर से नाराज हों, शाओ दोंगजा के कहने पर वो सामने से बहस नहीं करेंगे। बात करते करते लिन हाओ ने अपना खाना खत्म कर लिया था। परफेक्ट समय का आनंद लेने के बाद मुझे तभी वांग चांग से बात करने का मौका मिला। असल में वांग चांग मेरा बेनिफैक्टर है। अगर वांग चांग न होता तो मुझे लू मिंग जैसा अच्छा मालिक नहीं मिलता। ओह, क्या तुम वही लड़के हो जो कल आया था? ये जगह इतनी महंगी है, तुम यहाँ खाना अफोर्ड कर सकते हो? वांग चांग थोड़ा हैरान था। नहीं नहीं, मालिक ने मुझे ट्रीट दिया है। मैं जड़ी बूटियां चुनने में मदद करता हूँ, मालिक खाना खिलाते हैं। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसे चुनने के लिए 50 ताइल की डिश खिलाई जा रही है? वांग चांग भी हैरान था। क्या मैं भी प्रोफेशन बदल लूं? बस आम जड़ी बूटियां हैं। मालिक का दिल अच्छा है, मुझे बेचारा समझकर खाना खिला देते हैं। उसका दिल अच्छा है। 50 ताइल की एक डिश, इसका दिल तो शायद स्याही के बर्तन से निकला हुआ काला है। बॉडीगार्ड आखिर जवान था, वो और नहीं सुन सका। हम असल में इतना महंगा भी नहीं है। कल एक लड़की ने एक डिश के लिए सिर्फ 10 ताइल खर्च किए थे। मालिक असल में काफी अच्छे हैं। थोड़ी देर में अच्छे से पेश आना, शायद डिस्काउंट भी मिल जाए, लिन हाओ ने धीरे से कहा। लू बॉडीगार्ड ने मुंह से पानी की फुहार छोड़ दी। सुनो, क्या ये इंसानों वाली बात है? सिर्फ 10 ताइल का क्या मतलब? 10 ताइल में तो टाइफेंग लू में एक वक्त का खाना हो जाता है। क्या इस कस्बे के लोग पैसे को पैसा नहीं समझते? जब ये लोग बात कर रहे थे तब तक किचन के माइक्रोवेव शेफ ने 6 प्लेट्स तैयार कर ली थी। खुशबू से भरी हुई प्लेट्स टेबल पर लाई गई। ये देखकर बॉडीगार्ड्स थोड़े हैरान हुए। हुनर की बात अलग है, पर खाना महंगा होने के बावजूद खाना परोसने की रफ्तार सच में तेज है। सिर्फ इस बात में टाइफेंग लू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ खाना परोसने में बहुत देरी होती है। पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, वरना बहुत इंतजार करना पड़ता है। 2 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, 2 प्लेट्स हुई गुओरू, 2 प्लेट्स स्वीट एंड सावर पोर्क और एक बोल चावल मुफ्त। खाना तैयार है। लू मिंग ने बिना किसी भाव के प्लेट्स टेबल पर रख दी। खाना शुरू। वांग चांग जो पहले से ही बेचैन था, उसने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाई, खाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक निवाले में मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही वो स्वाद है जिसके लिए मैं दिन भर तड़प रहा था। वो एहसास कि जैसे स्वाद मेरी जीभ पर नाच रहा हो, आखिरकार वापस आ गया। बाकी लोग इसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। खाना खुशबूदार तो है, पर इतना भी नहीं, खासकर लू बॉडीगार्ड जो वांग चांग को बचपन से बड़ा होते देख रहा था। वो तो उसके साथ उसके पसंदीदा खाने के लिए नहीं लड़ेगा। ऊपर से ये तो 50 तायल वाली डिश है। मैं जिंदगी भर देश विदेश घूमा हूँ, क्या नहीं चखा। ऊपर से मेरी उम्र में स्वाद की पहचान कम हो जाती है, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। इसलिए उसने अपनी शराब की बोतल निकाली और धीरे धीरे पीने लगा। चैन बॉडीगार्ड तो दिल से इस दुकान को कुछ नहीं समझता था। उसने लू बॉडीगार्ड की तरह अपनी बोतल निकाल ली। डेंग बॉडीगार्ड थोड़ा मिलनसार था। वो न लड़ता था न गुस्सा करता था। खाना मिल रहा है तो वो खाएगा। इसलिए वांग चांग के बाद वही दूसरा था जिसने चॉपस्टिक्स उठाई। खाना खाने में शर्म आ रही थी, पर मुफ्त के चावल तो चखे जा सकते हैं ना। वांग चांग भी हैरान था। खाने से पहले उसने इसे हल्का लिया था, पर एक निवाला चावल का अंदर गया तो मीट की महक और हल्की सी मिठास मुंह में भर गई। सफेद चावल। हे भगवान, क्या ये सच में सफेद चावल हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले खाए हुए चावल से बिल्कुल अलग हैं। ये टेक्सचर, ये स्वाद। मेरी आंखें फट गईं। मुझे लगा सिर्फ ये चावल ही। मैं एक पूरा बोल खा सकता हूँ। जब चावल इतने स्वादिष्ट हैं तो खाना? उम्मीद के साथ डेंग बॉडीगार्ड ने सावधानी से हुई गोरू की तरफ अपनी पापी चॉपस्टिक्स बढ़ाई। एक टुकड़ा हुई गोरू मुंह में गया तो फैट की महक और कुछ ऐसे स्वाद जो बयान नहीं किए जा सकते, उसने उसे सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। इस पल मुझे वांग चांग का एहसास समझ आया। ऐसा खाना 50 तायल क्या, अगर 100 तायल भी मांगे तो मैं खाने को तैयार हूँ। पर जो खाना अभी टेबल पर आया था, वो पलक झपकते ही आधा कैसे हो गया। ऊपर देखा तो वांग चांग बजर्क मोड में था। चॉपस्टिक्स टेबल पर उड़ रही थी। पलक झपकते ही खाना 1/8वां हिस्सा कम हो गया। अब मैं शर्म नहीं कर सकता था। एक दांव चलाकर सीधे अपनी प्लेट की तरफ बढ़ा। पूरी तरह पागलपन, बस ऐसे ही तुम मैं करते हुए सिर्फ 2 मिनट में टेबल की 6 डिशेस चैन बॉडीगार्ड और लू बॉडीगार्ड की हैरानी भरी आंखों के सामने गायब हो गई। वांग शाओ, तय हुआ था कि ट्रीट तुम दोगे तो ये प्लेट्स तो हम दोनों बांट लेंगे। दोनों ने खाना खत्म करने के बाद भी मन नहीं भरा और चमकती हुई प्लेट्स को देखकर एक साथ उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़े। झूठ मत बोलो, तय हुआ था कि मैं बस तुम्हारे साथ देखने आया हूँ, और पैसे भी मैंने दिए हैं, तो मुझे 4 प्लेट्स मिलनी चाहिए और तुम्हें 2। मैं प्लेट्स कैसे छोड़ सकता हूँ? वो ग्रेवी देखकर ही पता चल रहा है कि चावल के साथ क्या कमाल करेगी। अगर ऐसा है तो फिर मेरे हाथ तेज होने का बुरा मत मानना। सब अपनी किस्मत से लो। डेंग बॉडीगार्ड ने एक अजीब सी हंसी के साथ पहले हाथ मारा और एक प्लेट उठा ली। तो फिर मेरे बुरा मानने का बुरा मत मानना। वांग चांग ने भी हार नहीं मानी और एक लात मारकर डेंग बॉडीगार्ड की कुर्सी उड़ा दी। मौका पकड़कर पहले ही 4 प्लेट्स पर कब्जा कर लिया। चैन बॉडीगार्ड आखिर जवान था, वो सब्र नहीं कर सका और दोनों की तरफ उंगली दिखाकर हैरानी से कुछ बोल नहीं पाया। मालिक, मुझे भी एक प्लेट दो, बस स्वीट एंड सावर पोर्क चाहिए। लू बॉडीगार्ड एक सीधा इंसान है, अब वो भी इस खाने के स्वाद को लेकर उत्सुक हो गया था। अफसोस, सामने की सारी प्लेट्स तो चाट कर साफ कर दी गई थी। मैं चखना भी चाहूं तो नहीं चख सकता। कोई चारा नहीं, बस एक और प्लेट ऑर्डर करनी पड़ी। 3 साढ़े 3 मिनट बाद एक प्लेट चमकती हुई स्वीट एंड सावर पोर्क लाई गई।
वांग चांग और देंग बॉडीगार्ड की भूखी नजरें देखकर लू बॉडीगार्ड ने प्लेट सीधे अपने हाथ में पकड़ ली, टेबल पर रखने की हिम्मत ही नहीं की। सही में उसने पक्का किया कि वो सिर्फ एक निवाला खा पाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं जल्द ही इस फैसले के लिए शुक्रगुजार होऊंगा। एक निवाला अंदर गया और मैं इस स्वीट एंड सावर पोर्क से पूरी तरह जीत लिया गया। खट्टा और मीठा मिलकर ऐसा स्वाद जो मेरे जैसे जिंदगी भर घूमने वाले इंसान ने भी नहीं चखा था। एक ही डिश में दोनों स्वाद इतनी अच्छी तरह कैसे मिल सकते हैं? खट्टे सिरके की महक ने चीनी की मिठास को हल्का कर दिया और चीनी की मिठास ने सिरके की तीखेपन को संतुलित कर दिया। दोनों का मिलन एक परफेक्ट जोड़ी थी। एक पल में मैं इस स्वाद का दीवाना हो गया। झटपट एक प्लेट स्वीट एंड सावर पोर्क उसके हाथ में 1 मिनट भी नहीं टिकी। प्लेट के नीचे बची हुई सॉस को देखकर उसने हिम्मत की और एक बोल चावल और मंगवाए। इज्जत क्या होती है? इस उम्र में मुझे शर्म की परवाह नहीं है। चावल के साथ उसने सीधे क्लीन प्लेट मोड शुरू कर दिया। पलक झपकते ही मेज पर एक और खाली प्लेट आ गई, लेकिन यह बाकी दोनों से कहीं ज्यादा साफ थी। प्लेट चाटने के बाद लू ब्याओशी का मन नहीं भरा और वह फिर से देखने लगे। मेरी प्लेट एक नजर। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार फिर चाटना चाहते हों। हालांकि वह अभी इसे 3 बार चाट चुके थे। सच में अब कोई स्वाद नहीं बचा था, वरना वह इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बस थोड़ी प्यास लग रही थी। नहीं, लू अंकल, आप भी ऐसे कैसे हो गए? चेन ब्याओशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो लोग पहले उनके साथ थे वह अचानक पलट कैसे गए? छोटे चेन, अब मुझे लगता है कि वांग शाओ हमारे भविष्य के मालिक बनने के लायक हैं। उनकी परख की कोई बात ही नहीं। लू ब्याओशी ने बिना समझाए उलटा वांग चांग की तारीफ कर दी। हाँ, सही कहा। वांग शाओ की परख सच में कमाल की है। ऐसी शानदार जगह ढूंढ निकाली। आगे चलकर हमारा वेयुअन ब्याओजू जरूर सबसे ऊपर होगा। देंग ब्याओशी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ज्यादा तारीफ मत कीजिए, मैं बस एक बड़े इंसान के कंधों पर खड़ा था। असल में तो मालिक के हाथ का स्वाद ही कमाल है। अफसोस की बात है कि रोज नहीं खा सकते। वांग चांग ने नम्रता से हाथ हिलाया, लेकिन उनका चेहरा दुखी था। ऐसा स्वाद एक दिन न मिले तो मुझे बेचैनी होती है। मालिक, मेरे लिए भी एक प्लेट हुईगुओ रू ले आइए। चेन ब्याओशी आखिरकार रह नहीं पाए। उन्होंने पैसे की परवाह नहीं की। वह अब बस यह जानना चाहते थे कि इस दुकान का खाना आखिर कितना स्वादिष्ट है। ठीक 3.5 मिनट बाद खुशबू से भरा हुईगुओ रू पेश किया गया, लेकिन वह लू ब्याओशी जितने अनुभवी नहीं थे। उन्होंने सीधे प्लेट मेज पर रख दी। उन्होंने ध्यान से चॉपस्टिक्स बढ़ाई और हुईगुओ रू का एक टुकड़ा उठाया। तेल से चमकता हुआ, सच में लालच देने वाला था। गोश्त मुंह में जाते ही एक गहरी खुशबू जीभ पर फैल गई। चर्बी और गोश्त का मिश्रण मुंह में जाते ही क्रिस्पी और अंदर से रसीला और स्वादिष्ट था। हर बार चबाने पर एक अलग ही संतुष्टि मिल रही थी, जिससे वह खोए हुए थे। यह स्वाद इतना अनोखा था कि इसने मेरे खाने के अनुभव को ही बदल दिया। क्या यह सच में हम इंसानों के खाने लायक चीज है? नहीं, इसे खाना नहीं, आनंद लेना कहते हैं। जब वह धीरे धीरे एक टुकड़े का आनंद लेकर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका ऑर्डर किया हुआ हुईगुओ रू खत्म हो चुका है। बस एक साफ प्लेट बची है। वाह भाई, सच में वाह भाई। ये भूखे भेड़िए जैसा ग्रुप एक बूंद ग्रेवी भी नहीं छोड़ी। किसने मेरा हुईगुओ रू छुआ? चेन ब्याओशी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मेज के तीनों लोग इधर उधर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उनके माथे के पसीने से पता चल रहा था कि अभी यहाँ जरूर कोई लड़ाई हुई है। छोड़ो छोड़ो, मालिक बिल ले आइए, सब मेरे हिसाब में लिख दीजिए। आखिरकार वांग चांग से रहा नहीं गया और उन्होंने मालिक को बिल के लिए बुलाया। आखिर मैं इनका भविष्य का लीडर हूँ तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ताकि लोग जुड़ सकें। कुल 8 प्लेट, चावल मुफ्त हैं, कुल 400 वैन। लूमिंग ने बिना एबेकस के ही बोल दिया। 400 वैन? क्या क्या एक प्लेट के 50 तायल नहीं थे? वांग चांग दंग रह गए। यह तो बात से अलग था। क्या 50 तायल, 50 वैन? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई लुटेरी दुकान चला रहा हूँ? लूमिंग के सर पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मैं कितना भी बुरा इंसान बन जाऊं, लेकिन कीमत 50,000 गुना नहीं बढ़ा सकता। और वैसे भी ये तो इंडस्ट्रियल लाइन से बनी हुई पहले से तैयार चीजें हैं। अगर मुझमें थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अभी तो 50 तायल कहाँ था ना। अरे मैं तो डर गया था कि कितना बढ़ गया है। सिर्फ 50 वैन एक प्लेट? हर डिश की 10-10 प्लेट और ले आओ। वांग चांग को तब समझ आया कि शुरू से मालिक ने सिर्फ 50 कहा था, तायल का नाम ही नहीं लिया था। यह तो उनकी अपनी गलती थी। वांग शाओ, आपने सही नहीं किया। हाँ, सब आपकी गलती है, हमें गलतफहमी हुई। मालिक की दुकान लुटेरी नहीं बल्कि समाज सेवा कर रही है। बिल्कुल, इस कीमत और स्वाद में मालिक तो सच में भले इंसान है। सभी ब्याओशी ने वांग चांग पर निशाना साध लिया। उनका रवैया 180 डिग्री बदल गया। हालांकि 50 वैन एक प्लेट सस्ता नहीं था, लेकिन 50 तायल के झटके के बाद 50 वैन क्या चीज है। असल बात यह है कि खाना सच में बढ़िया और पैसा वसूल है। ठीक है, मेरी गलती है, मैं भरता हूँ। ये लीजिए 50 तायल चांदी, आज के खाने के पैसे। ज्यादा हो तो वापस मत करना, कम हो तो बता देना। वांग चांग वैसे भी दिल के बड़े थे। उनका ब्याओजू कभी कभी एक ट्रिप में 1800 तायल कमा लेते थे। 50 तायल की डिश तो वह खा ही सकते थे। इतने छोटे पैसे की क्या परवाह। बहुत बढ़िया, खाना अभी आया। लूमिंग के मन में खुशी थी। पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है। 50 तायल चांदी मिल रही है तो ऐसे बड़े ग्राहक की सेवा तो करनी ही होगी। पैसा, वह तो सब कुछ पैसा है। पेट भर खाने के बाद शाम को वांग चांग अपने आदमियों के साथ वापस चले गए।
अगले कुछ समय तक लूमिंग की दुकान शांत रही। वांग चांग कभी कभी खाना खाने आते थे, लेकिन पहली बार के अलावा दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। कभी कभी कोई व्यापारी काफिला गुजरता था। जब वह सुनते कि हर डिश 50 वेन की है तो वह तुरंत अपना कदम पीछे खींच लेते और वापस चले जाते, बिना किसी झिझक के। खुशी की बात यह है कि अब मुझे इन छोटे मोटे ग्राहकों की परवाह नहीं है। उस अमीर लड़की और वांग चांग के सहयोग से मैंने कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा कमा लिए। दुकान का साल भर का टारगेट पहले ही पूरा हो गया। और क्या चाहिए? मैंने तो यह भी सोचा था कि अगर 2 साल बाद फ्रिज का फ्रोजन सामान नहीं बिका तो सब वांग चांग को ही बेच दूंगा। उससे 1800 ताइल सोना ले लूंगा और बाकी की जिंदगी बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाऊंगा। बेशक ये बस एक सोच है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। खाना बेचने के अलावा जड़ी बूटियों के व्यापार में थोड़ी रुकावट आई। जंगली जड़ी बूटियों को उगने में वक्त लगता है। शुरू की कुछ बार की अच्छी कमाई के बाद मैंने लाखों कमाए, लेकिन बाद में मिलने वाली जड़ी बूटियां कम होती गईं। कोई चारा नहीं था। जो आसानी से मिल सकती थी वह खत्म हो गई। बाकी या तो मुश्किल जगह पर हैं या फिर बहुत दूर जाना पड़ता है। आमतौर पर कई दिन लग जाते हैं एक टोकरी भरने में, लेकिन यह मेरे लिए सही है। अगर रोज इतनी जड़ी बूटियां मिलती तो यह असाधारण होता। जंगली जड़ी बूटियों का स्रोत समझना मुश्किल होता। मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन हाउ ने इस बात को गंभीरता से लिया। इन दिनों उसने छुट्टी ली है। शायद वह आसपास के गांव में रिश्तेदारों से मिलने गया है। शायद उसका इरादा है कि और लोगों को जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद के लिए बुलाए। इस बात पर मैंने रोका नहीं। बचपन का दोस्त ली टोंग, उनके परिवार की सिर्फ एक छोटी दवाई की दुकान नहीं है, बल्कि सैकड़ों चेन फार्मेसीज हैं। पूरे देश में फैली हुई जंगली जड़ी बूटियों की बहुत मांग है। जितना मिले उतना कम है। लिन हाउ वहां लोगों को मदद के लिए ला रहा है। वह खुद पैसे कमा सकता है, और मेरी तो बात ही अलग है। बीज का व्यापारी सबसे ज्यादा कमाता है। ऐसे 3 जीत वाले मौके को मैं क्यों रोकूंगा? नहीं, ये सिर्फ 3 जीत नहीं है। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले बच्चे पैसे कमा सकते हैं। असली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाले मरीज ठीक हो सकते हैं। कह सकते हैं कि 5 जीत, 6 जीत, 8 जीत सब है। भले ही मैं कोई दवाई का देवता न बनूं, लेकिन यह एक पुण्य का काम है। लूमिंग की जिंदगी यहाँ आराम से चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सूफू फूलदान टूटने की आवाज सू जिन और बड़ी दीदी के कमरे में गूंजी। टुकड़े हर जगह फैल गए। यहाँ तक कि यह हमेशा शांत रहने वाली बड़ी दीदी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। इस महीने यह तीसरा फूलदान था जो टूट गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी दासी चिंग्या न जाने क्यों खोई खोई सी रहती है। बाल ठीक से नहीं बनाती, नहाने के पानी का तापमान सही नहीं होता, यहाँ तक कि चाय परोसते वक्त या तो ज्यादा भर देती है या गिर जाती है। कुल मिलाकर कुछ भी सही नहीं हो रहा। चिंग्या होश में आई और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। भले ही मैं दीदी की खास दासी हूँ और बचपन से साथ बड़ी हुई हूँ, लेकिन मालिक और नौकर में फर्क होता है। फूलदान टूट गया तो टूट गया, वह तो बस एक चीज है, लेकिन हम नौकर खुद भी मालिक की एक चीज की तरह हैं। ऐसे में अंजाम क्या होगा, यह सब मालिक के मूड पर निर्भर करता है। अरे उठो चिंग्या, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में कोई है? सुजिन ने चिंग्या के साथ ज्यादा सख्ती नहीं की। चिंग्या इसी घर की है। 3 पीढ़ियों से सू परिवार की सेवा कर रही है। पूरा परिवार घर में ही रहता है। आखिर बचपन का साथ है, इसलिए मैं चिंग्या के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी। लेकिन मैं सच में हैरान हूं कि इस दासी को हुआ क्या है। घर में कोई समस्या? यह तो हो नहीं सकता। चिंग्या का पूरा परिवार सू परिवार में ही है। सब कुछ ठीक है। अगर कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। अगर घर की बात नहीं है तो शायद दिल में कोई है। यह समझ में आता है। 15-16 साल की उम्र है। प्यार होने की उम्र है। किसी नौजवान को पसंद करना स्वाभाविक है। बस डर यह है कि चिंग्या कहीं धोखा न खा जाए। अगर पैसा और प्यार दोनों गया और दिल भी टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो दीदी की दासी हूँ। दीदी की अभी शादी नहीं हुई। नहीं, दीदी की शादी हो भी जाए तो भी नहीं। चिंग्या ने बार बार सर हिलाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कोई बात नहीं, तुम मेरी खास दासी हो, लेकिन हम बहनों जैसे हैं। अगर तुमने किसी अच्छे लड़के को पसंद किया है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, ताकि तुम उसके साथ खुशी से रह सको। बेशक शर्त यह है कि मुझे पहले मिलना होगा और देखना होगा कि उसका चरित्र कैसा है, सूजिन ने सच्चे मन से कहा। नहीं नहीं दीदी, आप गलत अंदाजा मत लगाइए। मेरा सच में कोई प्रेमी नहीं है। चिंग्या जितना बोल रही थी उसका चेहरा उतना ही लाल हो रहा था। अभी भी कह रही हो नहीं है? चेहरा तो पके हुए फल की तरह लाल हो गया है। मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या वह लियू अंकल का छोटा बेटा है? मुश्किल है। अगर होता तो कब का हो गया होता। जांग परिवार का वह लड़का? नहीं, वह भी नहीं। वह जैसा दिखता है तुम उसे पसंद भी नहीं करोगी। वह तो है घर के बाहर के लोग, पर हाल ही में हम ज्यादा बाहर भी नहीं निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल उस रेस्टोरेंट के मैनेजर पर आ गया है? बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग। मैंने एक एक करके सोचा। जितना सोचा उतना ही ये मुमकिन लग रहा है। इन दिनों हम सिर्फ एक बार बाहर निकले थे, मंदिर में पूजा करने के लिए। वह एक ननरी था। रास्ते में ड्राइवर के अलावा कोई मर्द तक नहीं दिखा था। इकलौते मर्द जो हमें मिले वह वही रेस्टोरेंट के मैनेजर थे। उम्र और शक्ल सूरत देखो तो सच में बात करने में थोड़े कड़वे होने के अलावा
उनमें ऐसी बात तो है कि कोई एक बार देख ले तो याद रखे। पक्का वही है, कोई शक नहीं। मिस, आप क्या कह रही हैं? मैं उस दिल के काले इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? चिंग्या के चेहरे की लाली पूरी तरह गायब हो गई। बस चेहरे पर उलझन बची थी। अगर उस रेस्टोरेंट का खाना खाने से पहले की बात करें तो शायद मैं उस मैनेजर से नफरत करती, पर उनके हाथ का खाना चखने के बाद मेरी सोच पूरी बदल गई। उस मैनेजर का दिल काला है, पर पूरी तरह नहीं। कम से कम वह खाना उस कीमत के लायक तो है। सच में नहीं, सच में नहीं। चिंग्या ने जोर से सर हिलाया। तो फिर इन दिनों तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? असल में कुछ नहीं, बस घर से बाहर जाना था, आपसे छुट्टी मांगनी थी। चिंग्या थोड़ी झिझक रही थी। इन दिनों मैं करवटें बदलती रहती हूँ, नींद नहीं आती। मन में और सपनों में बस वही रेस्टोरेंट का खाना खाने का ख्याल आता है। इस वजह से चिंग्या ने कुछ खाया पिया नहीं, कई दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है। ठीक से नींद नहीं आएगी तो एनर्जी कहाँ से होगी, इसलिए काम में गलतियां हो रही है। पर मानना पड़ेगा, वह खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद और खाने का मन करता है। ठीक है, जाओ जाओ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी और भी नौकरानियां हैं, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ। सू जिंघे ने तुरंत हाँ कह दी। सच में? चिंग्या की खौशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा था घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा। सोचा नहीं था कि मिस इतनी आसानी से मान जाएंगी। अब सही है, आखिरकार मैं वह मनपसंद स्वादिष्ट खाना खा सकूंगी। बिल्कुल सच है। जाओ जाओ, अभी जाओ। सू जिंघे ने सर हिलाया और चिंग्या को धक्का देकर दरवाजे से बाहर भेज दिया। चिंग्या खुशी खुशी दौड़ती हुई बाहर निकल गई। वो मामा, उसके पीछे जाओ, सावधानी से, उसे पता न चले। देखो वह कहाँ जाती है और किससे मिलती है। चिंग्या के जाते ही सू जिंघे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा मर्द है जिसने मेरी नौकरानी का दिल चुरा लिया है। अगर वह चिंग्या के लिए सच में अच्छा है तो ठीक है, पर अगर कोई पैसा और शक्ल देखकर धोखा देने वाला हुआ तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं उन्हें अलग कर दूं। सही है, अभी भी मुझे लगता है कि चिंग्या को इश्क हो गया है। आखिर कोई नॉर्मल इंसान कैसे सोच सकता है कि कोई सिर्फ एक डिश के लिए इतना पागल हो जाए? सू मैंशन के बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चिंग्या ने अपने हाथ में भारी थैली को तोला और खुशी से उछलती कूदती रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी। मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई चुप चुप कर आ रहा है। इस वक्त मेरा मन और मेरी नजरें सिर्फ स्वादिष्ट खाने की उम्मीद में थी। इस थैली में मेरी सालों की जमा पूंजी है। इस बार तो रेस्टोरेंट में पेट भरकर खाना ही है। पर दुकान के दरवाजे पर पहुंचकर वह झिझकने लगी। पिछली बार मैंने शायद बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। अब कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे अंदर जाना क्या खुद की बेइज्जती नहीं होगी? आखिर लड़की है, शर्म तो थोड़ी होती ही है। पीछे से देख रही वू मामा को ये देखकर मिस का शक और पक्का हो गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मिस ने सोचा था, यही जगह है। दरवाजे पर यह झिझकना मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी से मिलने से पहले शर्मा रही हो। अंदर जाने में शर्म आ रही है। अरे, बाल ठीक कर रही है, चेहरे पर पाउडर लगा रही है। मेरा फैसला और पक्का हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये लड़की कभी तैयार नहीं होती, आज इतनी मेहनत से मेकअप कर रही है। अगर ये किसी मर्द से मिलने के लिए नहीं है तो कौन मानेगा? आगे चल रही चिंग्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मामा के मन में इतनी कहानियां चल रही हैं। अगर पता होता तो वह जोर से चिल्लाती कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं चेहरे पर पाउडर लगा रही हूँ और बाल खोल रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैनेजर मुझे पहचान न सके। वरना कितनी शर्म आएगी ना। उसने अपने बाल ठीक किए, चेहरे पर थोड़ा और पाउडर लगाया, छोटा शीशा निकाल कर देखा। आखिरकार अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। चिंग्या ने तसल्ली से शीशा रखा और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर चली गई। ये बहन कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या आप वही नहीं हैं जो पिछली बार उस कैरेज वाली मिस की नौकरानी थी? दरवाजे में घुसते ही अंदर से मैनेजर की वही जानी पहचानी और चिड़चिड़ी आवाज आई। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने अभी जो मेकअप किया है, मैं तो खुद को पहचान नहीं पा रही। एक नजर में ही पकड़ लिया। ये रेस्टोरेंट का मैनेजर कितना खतरनाक है। कपड़े तो बदले नहीं है तो मेरे लिए ना पहचान पाना मुश्किल है। इस बात को छोड़ो, पिछली बार जो खाना था आपकी मिस ने शायद नहीं खाया होगा ना? चिंग्या की हैरानी के मुकाबले लू मिंग के मन में तो हलचल मच गई थी। इतने दिनों बाद ये नौकरानी अचानक आ गई और इस हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मिस ने वह प्री कुक्ड खाना खाया और बीमार पड़ गई, अब शिकायत करने आई है? क्या करूं? क्या इसे मॉडर्न हॉस्पिटल ले जाकर स्टोमक वॉश करवाऊं? आपको कैसे पता कि मेरी मिस ने नहीं खाया? लूमिंग का ये सवाल सुनकर चिंग्या और हैरान हो गई। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। चलो अच्छा है, आपकी मिस ठीक है तो अच्छा है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा खाना साफ नहीं है। नहीं खाया सुनकर लूमिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। बस उसकी मिस ठीक होनी चाहिए। मेरा खाना नहीं खाया तो कुछ भी हो जाए, इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा। तुम 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 इतने छोटे दिल के क्यों हो? लूमिंग को फिर से साफ नहीं है वाली बात कहते सुनकर चिंग्या की आंखों में आंसू आ गए। बस एक बार कह दिया कि साफ नहीं है तो क्या अब तक वही पकड़े बैठे हो? मैं कहाँ छोटे दिल का हूँ? लूमिंग परेशान हो गया। मुझे लगता है मैं तो काफी उदार हूँ। पिछली बार बस कह दिया था कि आपका खाना साफ नहीं है, हमने हर्जाना भी दिया, पैसे भी दिए, आप अभी भी वही बात क्यों पकड़े बैठे हैं? चिंग्या कहते कहते रोने लगी। चेहरे पर जो मेकअप किया था वह फैल गया और वह बिल्कुल एक जोकर जैसी लगने लगी।
पर मेरा खाना सच में साफ नहीं है, खाने के बाद शायद पेट खराब हो जाए। लूमिंग खामोश हो गया। आजकल सच बोलने पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? आप फिर बोल रहे हैं। चिंग्या सच में गुस्से में रो पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगा। आपकी मिस ठीक है तो ठीक है, जब वह ठीक है तो तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की को रोते देख लूमिंग को हमेशा लगता है कि वह किसी को परेशान करने वाला अंकल है। हम मैं खाना खाना चाहती हूँ, चिंग्या ने धीरे से कहा। खाना? नहीं, तुम्हें नहीं बेच सकता। लूमिंग ने साफ इनकार कर दिया। पिछली बार किस्मत अच्छी थी कि कुछ नहीं हुआ, इस बार फिर बेचा और अगर कोई दिक्कत हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्यों? चिंग्या ने सोचा नहीं था कि लूमिंग इतनी आसानी से मना कर देगा। मैंने बताया ना, साफ नहीं है। लूमिंग को थोड़ा सर दर्द होने लगा। ये लड़की समझ क्यों नहीं रही है? साफ नहीं है वो आप फिर कह रहे हैं साफ नहीं है? पिछली बार वाला पूरा खाना मैंने ही खाया था। वो आपका खाना साफ है या नहीं क्या मुझे नहीं पता। आप बस कंजूस हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मालिक, मेरी गलती है। मैं आपके आगे घुटने टेक कर माफी मांगती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? जब से पिछली बार आपके यहाँ खाना खाया मैं कुछ खा पी नहीं पा रही, बस वही खाने का मन करता है। इन दिनों बस यही सोच रही हूँ। काम भी ठीक से नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे मालिक मुझे निकाल देंगे। मेरी गलती है, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार खाने दीजिए, सिर्फ एक बार, वरना मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। चिंग्या रोते रोते घुटने टेकने लगी। अरे अरे अरे, घुटने मत टेको, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसी बातें मत करो, मेरा रेस्टोरेंट एक इज्जतदार जगह है। तुम ऐसा कहोगी तो जो नहीं जानते वह सोचेंगे कि मेरे खाने में कुछ गलत चीज मिली है। लूमिंग को बात कुछ अजीब लगने लगी। भले ही मेरे खाने में थोड़ी टेक्नोलॉजी है, पर बस उतना ही, कोई बैन चीज बिल्कुल नहीं है। ये कुछ खा पी नहीं पा रही क्या होता है? क्या उन प्री कुक्ड पैकेट्स में इतनी ताकत है? क्या वह वही चीज नहीं है जो कुत्ते भी नहीं खाते? उसे क्या पता कि इस जमाने में खाना बनाने में इतने मसाले नहीं होते। यहाँ तक कि राजधानी के बड़े रेस्टोरेंट्स में भी खाना बनाने में ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ा सुअर का तेल और नमक डालते हैं। यहाँ तक कि कुकिंग वाइन, प्याज, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करके स्मेल हटाना भी एक ऐसा राज है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। और जहां तक बात है कि सुअर के मांस को मैरिनेट करने से स्वाद बढ़ता है, ये राज तो बाद के जमाने में पता चला था। इस ऐसे जमाने में जहां बस उबाल कर खाना मिल जाए, वहां इतने सारे मसाले किसी डायमेंशन ब्रेकिंग हमले से कम नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर के कुत्ते ने इंसानों का बचा हुआ खाना खाने से पहले उसे वही फीका डॉग फूड खिलाओ तो वह खा लेता है, पर एक बार स्वादिष्ट खाना चख लिया तो फिर वापस डॉग फूड खाने को बोलो तो वह देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। अगर आप मुझे नहीं बेचोगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। चिंग्या ने गर्दन अकड़ ली। अब उसे इज्जत की परवाह नहीं थी। इज्जत क्या होती है? क्या इज्जत खाने से ज्यादा जरूरी है? अच्छा अच्छा अच्छा, बेचूंगा बेचूंगा। अगर बीमार पड़ गई तो मुझे मत ढूंढना। और हाँ, मेरे खाने के दाम बढ़ गए हैं, 50 वेन एक डिश। अगर महंगा लगे तो दरवाजे से बाहर निकलो और बाएं मुड़ जाओ। लूमिंग के पास कोई चारा नहीं था। ये क्या मुसीबत है? महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। मालिक, आपका बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट है, तो मुझे 3 प्लेट नहीं 7 प्लेट चाहिए। चिंग्या तुरंत खड़ी हो गई और उंगलियों पर गिनने लगी। 7 प्लेट? क्या तुम इतना खा पाओगी? लूमिंग ने चिंग्या के पतले शरीर को देखा और थोड़ा शक किया। नहीं खा पाऊंगी तो पैक करवा कर ले जाऊंगी। नहीं, पैक नहीं कर सकते। पैक करने का 10 तेल चांदी लगेगा। बस 3 प्लेट चाहिए या नहीं? लूमिंग के मन में चिंता थी। ये सब फ्रोजन खाना है, पैक करके ले जाओगी तो ठंडा हो जाएगा। वह एहसास अजीब होगा, जैसे दोबारा फ्रीज किया गया हो। ये खाना पहले ही फ्लैश फ्रीज किया गया था, दोबारा गर्म करने से उसका फ्लैश फ्रीज स्टेट खराब हो गया है। अगर ठंडा हो गया तो बैक्टीरिया पनप जाएंगे, चाहे दोबारा गर्म करो, स्वाद तो जाएगा ही, पेट खराब होने का खतरा भी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 प्लेट ही सही, मैं खाऊंगी। चिंग्या अब चुन चुन कर मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जो मिल रहा है वही बहुत है। ज्यादा से ज्यादा मिस से और मिन्नत करूंगी कि मुझे और बार बाहर भेजे। ये जगह ज्यादा दूर नहीं है, मैं दौड़ कर आ सकती हूँ। ठीक है, इंतजार करो। लूमिंग किचन में वापस गया। वही जाना पहचाना 3 मिनट। डिंग। स्वीट एंड सावर पोर्क, ट्वाइस कुक्ड पोर्क, 3 डिशेस तैयार हो गई। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खुशबू आ रही है। शुक्रिया मालिक। खाना टेबल पर आते ही चिंग्या ने बेसब्री से बड़े बड़े निवाले खाने शुरू कर दिए। लूमिंग बस सर हिलाता रहा। ट्वाइस कुक्ड पोर्क बहुत तेल वाला है, कैलोरीज का बॉम्ब है। कंग पाओ चिकन, चिकन को तेल में तलकर बनाया है और ऊपर से टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है। ये तरीका बिल्कुल असली नहीं है। स्वीट एंड सावर पोर्क की तो बात ही मत करो, स्टार्च इतना ज्यादा है कि क्रिस्पीपन ही खत्म हो गया। इन 3 डिशेस को कोई कैसे स्वादिष्ट कह सकता है? देखते ही पता चलता है कि इसे खाने की असली समझ नहीं है। स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। एक वक्त का खाना। चिंग्या ने पूरे आधे घंटे तक खाया, तब जाकर उसे तसल्ली मिली। वह वहां से निकल गई। बैकग्राउंड म्यूजिक इज प्लेइंग। सू मैंशन। इस वक्त वू मामा पहले ही वापस आकर रिपोर्ट दे चुकी थी। क्या तुमने ध्यान से देखा? सू जिंघे अपने हाथ में लिए को हिलाते हुए बोली। फोजू ने एक तरफ पूछते हुए कहा, मैंने साफ साफ देखा है। चिंग्या हवेली का दरवाजा निकलते ही सीधे उस रेस्टोरेंट की तरफ गई। उसके हाथ में एक भरा हुआ पैसों का थैला था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने खास तौर पर एक इंसेंस स्टिक जलने जितने समय तक खुद को तैयार किया।
अरे, उसने इतना पाउडर लगाया जैसे वो मुफ्त का हो, और बालों को भी बार बार ठीक किया। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद वो आधे घंटे से ज्यादा वहीं रही। जब वो बाहर निकली तो उसके बाल बिखरे हुए थे, पैसों का थैला साफ तौर पर पिचक गया था और उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मुझे लगता है, जैसा आपने अंदाजा लगाया था, इस लड़की का दिल किसी पर आ गया है। वो मामा ने जो देखा था वो सब कुछ वैसा ही बता दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आधे घंटे से ज्यादा खाना कैसे खा सकता है? कौन खाना खाने से पहले एक इंसेंस स्टिक जलने जितना समय तैयार होने में लगाता है? और वैसे भी चिंग्या कोई पेटू लड़की नहीं है। पहले तो वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करती थी, एक निवाला भी ज्यादा नहीं खाती थी। वो मामा ने बार बार अपना सर हिलाया। ठीक है, समझ गई, जाओ यहाँ से। हाँ, उस रेस्टोरेंट के मालिक की जांच करो, देखो वो कहाँ से आया है। क्या वो सच में है या पैसे ठगने वाला? अगर पैसे ठगने वाला है तो सू जिंगे की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। वो मामा वहां से चली गई। वो मामा के जाते ही चिंग्या भी वापस आ गई। चिंग्या बाहर से घूम कर आई थी और उसका मूड काफी अच्छा था। सुजिंगे ध्यान से चिंग्या के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ तौर पर धोने के निशान थे और बालों में थोड़ा पाउडर चिपका हुआ था। शरीर से आती तेज पाउडर की महक ने वो मामा की बात की पुष्टि कर दी। इस लड़की ने तैयारी की थी, बस वापस आकर धो लिया था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट छुपी नहीं रही थी। हे, मेम साहब आप चिंता न करें, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, जरूर अच्छे से काम करूंगी। चिंग्या ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बेवकूफों की तरह हंसती रही। हम आज कहाँ गई थी? खाना खाने, उसी पुराने रेस्टोरेंट में। चिंग्या ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी? खाना खाने से कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? खाना खाने में इतना समय कैसे लग सकता है? खाना खाने के लिए पाउडर और मेकअप करने की क्या जरूरत थी? भूत ही माने। भगवान जैसा स्वाद, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना, ये सब बहाने हैं। इतने सारे झूठ बोलने के लक्षण। इस वक्त चिंग्या की सफाई बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से अपना पहला प्यार छुपा रहा हो। जितना ज्यादा वो बोल रही थी उतना ही वो झूठी लग रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। चोर को तब पकड़ो जब वो चोरी कर रहा हो, और धोखेबाज को तब जब वो रंगे हाथ पकड़ा जाए। जब मेरे पास पक्का सबूत होगा तब देखती हूँ ये लड़की कैसे झूठ बोलेगी। अगले कुछ दिनों तक चिंग्या रुक रुक कर छुट्टी लेकर बाहर खाना खाने जाती रही और सुजिंगे ने इजाजत दे दी। मुझे एक सही मौके की तलाश थी और इस मौके के लिए सबसे जरूरी था कि पहले सब कुछ अच्छे से जांच लूं। रेस्टोरेंट का काम हमेशा की तरह चल रहा था। लूमिंग का दुकान खोलने का समय अब और भी अनियमित हो गया था। वैसे भी वहां कुछ ही रेगुलर कस्टमर्स थे, दुकान खुले या ना खुले कोई फर्क नहीं पड़ता था। चिंग्या के हर कुछ दिन में एक बार आने के अलावा बाकी सिर्फ वांग चंग था जो कभी कभी आ जाता था, ब्याओजू के गार्ड्स को खाना खिलाने के लिए। सच कहूं तो वांग चांग के आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। जब भी कोई काम नहीं होता वो यहाँ भागा चला आता था। उसके नीचे वाले घोड़े की भी मेहनत है। आज वांग चांग फिर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि वो पूरी एक एस्कॉर्ट टीम को लेकर आया था। मालिक, खाना लाओ, जो भी अच्छा है सब मेरे लिए ले आओ। दरवाजे में घुसते ही वांग चांग ने जोर से चिल्लाकर कहा, जैसे वो अपने घर वापस आ गया हो। ओह, इतने सारे लोग, क्या तुम कहीं दूर जा रहे हो? लूमिंग ने एक नजर डाली। दर्जनों लोगों की टीम काफी शानदार लग रही थी। टीम के बीच में कुछ घोड़ा गाड़ियां थीं जिन पर दर्जनों बॉक्स रखे थे। वो काफी भारी लग रहे थे, देखकर ही लग रहा था कि वो कीमती हैं। हाँ, इस बार बाहर जाने में कुछ महीने लगेंगे। फिर से लंबे समय तक आपके हाथ का खाना नहीं मिल पाएगा मालिक, वांग चांग ने उदास होकर कहा। लेकिन मैं सही और गलत में फर्क समझता हूँ। खाना तो बस खाना है, असली काम तो ब्याओजू की जिम्मेदारी निभाना है। जब काम ना हो तो यहाँ आकर खाना पीना ठीक है, लेकिन काम के वक्त तो सफर करना ही पड़ेगा, वरना इतनी बड़ी विरासत कुछ पीढ़ियों में ही खत्म हो जाएगी। बात तो सही है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? लूमिंग ने सर हिलाया और यूं ही पूछ लिया। इस बार कुछ सामान क्वांझो पहुंचाना है। रास्ता बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन आजकल दक्षिण में थोड़ी गड़बड़ है। इस रास्ते पर शायद सब कुछ ठीक न हो। वांग चांग ने सर हिलाया, उसका चेहरा कुछ उदास था। दक्षिण में गड़बड़ है? मैं जब से यहाँ आया हूँ इसी केहुओ टाउन में हूँ, कभी बाहर नहीं गया। बाहर की स्थिति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन केहुओ टाउन की जिंदगी को देखकर लगता है कि सब कुछ शांत है, बस थोड़ा गरीब है, वरना और कुछ नहीं। मुझे लगा बाहर भी सब ऐसा ही होगा। हाँ, इन सालों में दरबार ने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन दक्षिण में सिर्फ पहाड़ और नदियां हैं, अनाज उग नहीं पाता। अगर व्यापारी और दरबार उत्तर से अनाज न मंगवाते तो शायद कब का भुखमरी आ गई होती। लेकिन पिछले कुछ सालों से उत्तर में या तो भयंकर सूखा पड़ा है या बाढ़। खुद का अनाज ही काफी नहीं है तो दक्षिण को कहां से देंगे? अब वहां हर जगह पहाड़ों पर कब्जा करने वाले डाकू हैं, बहुत गड़बड़ है वहां। वांग चांग ने थोड़ी चिंता से कहा। हम जैसे एस्कॉर्ट करने वालों के लिए ये स्थिति अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी ये है कि ब्याओजू का काम बढ़ गया है, बुरी ये है कि खतरा बहुत बढ़ गया है। कुल मिलाकर वो रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो रास्ते में अपना ख्याल रखना। लूमिंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, दुनिया के लोगों को नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि मॉडर्न जमाने में भी कुछ देशों में लोगों को खाना नहीं मिलता। अगर उस जमाने में शेन्नोंग जैसे लोग न होते तो शायद वहां की स्थिति भी इससे बेहतर न होती। मुझे तो कोई चिंता नहीं है,
अपनी मार्शल आर्ट्स के दम पर। मुझे तो कोई चिंता नहीं है, अपनी मार्शल आर्ट्स के दम पर। अगर सच में कुछ हुआ और मैं नहीं लड़ पाया तो भाग तो सकता ही हूँ। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। अगर सच में गड़बड़ बढ़ गई और मुसीबत राजधानी तक पहुंच गई तो तुम्हारी ये जगह खतरे में आ जाएगी। क्या कभी राजधानी में बिजनेस करने का सोचा है? तुम्हारी इस कला के दम पर तुम वहां जरूर टिक जाओगे। वांग चियांग कब से लूमिंग को वहां ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये मौका सही था थोड़ा सौंध लेने का। जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। लूमिंग को पता था। मजाक कर रहे हो? मेरा किचन मेरे साथ थोड़ी शिफ्ट हो सकता है। राजधानी जाकर क्या करूंगा? क्या वहां यहाँ से ज्यादा सुरक्षित होगा? अगर सच में कोई मुसीबत आई तो मैं सीधे मॉडर्न जमाने में चला जाऊंगा। सिक्योरिटी डोर बंद कर दूंगा, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। सही कहा, ये कोई आम सिक्योरिटी डोर नहीं है, बैंक के वॉल्ट लेवल का ब्लास्ट प्रूफ डोर है। इन दिनों जब मैं फ्री था मैंने खास तौर पर मिस्त्री को बुलाकर किचन में लगवाया था। जब तक बॉम्ब न हो ये नहीं टूट सकता, बहुत सुरक्षित है। कुछ मिस्त्रियों को समझ नहीं आया कि किचन में ब्लास्ट प्रूफ डोर क्यों चाहिए, लेकिन पैसे लिए और काम कर दिया। हर किसी की अपनी पसंद होती है। उन्होंने मेरी पसंद का सम्मान किया, या अगर सम्मान नहीं भी किया तो पैसों का तो सम्मान करना ही पड़ेगा। ये दरवाजा वैसे आम लोगों से बचने के लिए नहीं था, बल्कि चोरों से बचने के लिए था। इस तरह अगर रात को रेस्टोरेंट में कोई चोर घुस भी जाए तो वो मॉडर्न जमाने तक नहीं पहुंच पाएगा। रात को सोते वक्त मैं काफी सुकून से रह सकता हूँ। ठीक है, पता था तुम यही कहोगे, तो मुझे तुम्हें एक और बात याद दिलानी है। 3 साल में एक बार होने वाली चुनवे जल्द ही आने वाली है। बहुत सारे छात्र राजधानी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वांग चांग ने दुखी होकर सर हिलाया। लगता है घर बैठे स्वादिष्ट खाने की आजादी का सपना अब पूरा नहीं होगा। चुनवे? क्या वो अगले साल शुरू नहीं होने वाली? अभी तो सिर्फ मार्च है, पूरा 1 साल बाकी है। और वैसे भी मैं कोई एग्जाम थोड़ी दे रहा हूँ, तैयारी किस बात की? लूमिंग ने हैरानी से पूछा। तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो ना? केहुओ टाउन राजधानी जाने का रास्ता है। हर बार बहुत सारे छात्र यहाँ से गुजरते हैं। बेशक अब वो आमतौर पर बगल से निकल जाते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि पहले केहुओ टाउन में खाने पीने की जगह नहीं थी। अब तुमने दुकान खोल ली है तो हो सकता है कोई आ जाए। नहीं, ये पक्का है कि लोग आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो गरीब छात्र, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मेरे यहाँ का खाना अफोर्ड कर सकते हैं? लूमिंग को शक था। मैंने कहानियों में देखा है, कोई भी छात्र अमीर नहीं होता। सब अमीर घर की लड़कियों, कोठे की औरतों या घर की पत्नी के पैसों पर पलते हैं, तभी राजधानी एग्जाम देने का खर्चा निकलता है। इस तरह से भी उन्हें पैसे बचाकर चलना पड़ता है। ऐसे लोग 50 वेन का एक डिश अफोर्ड कर पाएंगे? शायद थोड़ा मुश्किल है। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? जो चुनवे देने जा रहे हैं वो सब जूरन हैं। रास्ते में बहुत से अमीर व्यापारी होते हैं जो पैसे देने को तैयार रहते हैं। बेशक ये पैसे मुफ्त में नहीं मिलते, इसलिए ज्यादातर लोग खुद ही मैनेज करना पसंद करते हैं। लेकिन जूरन खुद भी कुछ कमाते हैं, एक वक्त का खाना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। लेकिन चुनवे अभी दूर है। मैं तुम्हें च्यूवे के लिए तैयार होने को कह रहा हूँ। सच कहूँ तो हमारे बियाऊजू को खबर मिली है, दक्षिण के कुछ इलाकों में भयंकर आफत आई है। लोग भूखे हैं और सरकारी अफसर संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सी जगहों पर च्यूवे हो ही नहीं पाएगी, इसलिए दरबार ने फैसला किया है कि उन सबको राजधानी बुलाकर एग्जाम लिया जाए। इस तरह एग्जाम खत्म होते ही सीधे चुनवे की तैयारी शुरू हो जाएगी। बार बार आने जाने का झंझट भी नहीं रहेगा। वांग चांग ने धीमी आवाज में कहा। तो अगर कोई फेल हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया तो वापस चला जाएगा। आजकल के जमाने में जिसके पास स्टेटस है उसी की इज्जत है। दरबार इतना कुछ नहीं देख सकता। वांग चांग ने सहज होकर कहा। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो लोग च्यूवे देने आएंगे क्या वो और गरीब नहीं होंगे? शायद वो मेरे यहाँ का खाना और भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं क्या तैयारी करूँ? लूमिंग ने आंखें घुमाई। अमीर व्यापारी है ना? जूरन के अलावा जो छात्र टैलेंटेड हैं उन्हें अमीर व्यापारी सपोर्ट करते हैं। इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और तुम भी कुछ टैलेंटेड लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब वो भविष्य में कामयाब हो जाए तो तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए कुछ लिख दें या बोर्ड लगा दें तो बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। शायद 100 साल बाद ये एक मिसाल बन जाए। वांग चांग ने निराशा से कहा। जरूरत नहीं है, मुझे उन चीजों का शौक नहीं है। लूमिंग ने हाथ हिलाया जैसे वो दुनिया से निर्लिप्त हो। उन गरीब छात्रों पर भरोसा करके क्या होगा? अगर सच में मशहूर होना है तो मैं खुद अपने लिए कविता लिख लूंगा, कुछ पुरानी मशहूर पंक्तियां चिपका दूंगा, एक लिटरेरी मास्टर बन जाऊंगा। पक्का उन छात्रों की खट्टे मीठे कविताओं से बेहतर होगा। ठीक है ठीक है, पैसा तो चाहिए ना? वैंग चांग ने फिर एक सांस ली। मुझे सच में नहीं पता था कि लूमिंग इतना जिद्दी है। मैं किसी को एहसान देना चाहता हूँ, ये इतना मुश्किल क्यों है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं? लूमिंग ने सर हिलाया। पैसे तो मुझे जरूर चाहिए। पैसे नहीं है इसलिए तो पैसे कमाना आसान है। वांग चांग ने सहज होकर कहा। ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया। लूमिंग को लगा कि इस वक्त जो उसने सुना वो इंसानी बात नहीं थी। सोचो, वो सब छात्र और जूरन, क्या उन्होंने 10 साल तक मेहनत नहीं की? रोजाना सादा खाना खाकर आदत हो गई है, मुंह में स्वाद ही नहीं बचा होगा। इतना लंबा सफर, इतनी थकान। जब तुम्हारे यहाँ पहुंचेंगे और खुशबू सूंघेंगे तो कौन नहीं खाना चाहेगा? पैसे कम है, कोई बात नहीं, उनके पास हमेशा पेन, इंक और पेपर तो होता ही है। उनसे कुछ लिखवा लो या पेंटिंग बनवा लो, खाने का बिल चुका देंगे।
इन लोगों में से अगर कोई भविष्य में ज्वांग्युआन बन गया या जिनशी तो तुम्हारा रेस्टोरेंट पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। कहना आसान है, अगर वो फेल हो गए तो मैं रद्दी कागज का ढेर लेकर क्या करूंगा। यहाँ तुम गलती कर रहे हो। पढ़ने लिखने वालों की पेंटिंग और लिखाई मार्केट में वैसे ही कीमती होती है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं राजधानी में इतने सालों से हूँ, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन से छात्र मशहूर हैं, मुझे सब पता है। तुम बस लो, मैं चेक करूंगा, पक्का नुकसान नहीं होगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ छात्र चिंग्या को घेरे हुए थे और खींचतान कर रहे थे। चिंग्या का चेहरा लाल हो गया था, वो पैसों का थैला पकड़े पीछे हट रही थी। बहन जाग जाओ, हम लोग सफर कर रहे हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, एक दिन से खाना नहीं खाया। बहन आप तो नेक दिल लग रही हैं, क्या कुछ पैसे दे सकती हैं ताकि हम एक रोटी खरीद सकें। मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप लोग जाओ यहाँ से। चिंग्या गुस्से में पैर पटकने लगी। मैं आज खाना खाने आई थी, सोचा नहीं था कि इन गरीब छात्रों से पाला पड़ेगा। लूमिंग ने भौहें सिकोड़ी, दरवाजा धकेलकर बाहर निकला। कुछ लोग मिलकर एक लड़की को परेशान करना ये सही नहीं है ना। मालिक माफ कीजिएगा। हम लोग सच में। आगे वाले नीले कपड़े पहने छात्र ने एक लंबी सांस ली और हाथ जोड़कर झुका। वो भूखा और कमजोर दिख रहा था। कपड़े धुले हुए थे लेकिन पुराने और सफेद पड़ चुके थे, आस्तीन भी घिस गई थी। मैंने उन पर एक नजर डाली। कुल 5 लोग थे, सभी नौजवान थे। उनकी आंखें तो साफ थीं, बस उनके चेहरे पर गहरी थकान और परेशानी साफ दिख रही थी। अंदर आ जाओ। मालिक हम शायद ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, पहले पेट भरकर खा लो फिर बात करेंगे। लूमिंग मुड़कर हॉल में चला गया। कुछ शुभों ने एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ा झिझके पर फिर अंदर आ गए। चिंग्या ने भी मौका पकड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और लूमिंग के पीछे छुप गई। हॉल में वांगचंग आराम से चाय पी रहा था। इन शुभों को देखकर उसने अपनी भौहें उठाई पर कुछ नहीं बोला। लूमिंग किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में 5 कटोरी गरम गरम सफेद चावल के साथ एक बड़ी प्लेट कुंगपाओ चिकन और एक बड़ी प्लेट हुई गुओरू परोसी गई। सब्जी की मात्रा आम दिनों से काफी ज्यादा थी और खुशबू तुरंत चारों तरफ फैल गई। कुछ शुभों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके गले की हड्डी ऊपर नीचे हो रही थी पर फिर भी वे शिष्टाचार बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। मालिक यह बहुत खर्चा हो जाएगा। हम खा लो, यह खाना मेरी तरफ से है, लेकिन एक शर्त है। शुभों तुरंत तनाव में आ गए। खाना खाने के बाद हर कोई मुझे एक कविता लिखकर या एक छोटी सी पेंटिंग बनाकर देगा। विषय कोई भी हो पर दिल से होना चाहिए। अगर अच्छा लिखा तो अगली बार खाना खाने आने पर तुम अपनी लिखी हुई चीजों से खाने का कुछ हिस्सा चुका सकते हो। सच में? शुभों हैरान और खुश दोनों थे। लिखना और पेंटिंग बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर सच में इससे खाने का बिल चुकाया जा सकता है तो यह बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर बिना मन के कुछ भी बनाकर दिया तो अगली बार नहीं मिलेगा। शुभों ने बार बार भरोसा दिलाया और अब उन्होंने शर्म लिहाज छोड़ दिया। शुक्रिया कहने के बाद वे टूट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका वह खाने का अंदाज वैंगचांग के पहले के अंदाज से भी ज्यादा तेज था। वैंगचांग एक तरफ बैठकर देख रहा था और लू मिंग की तरफ अंगूठा दिखाया। लू मालिक, आप बहुत समझदार हैं, इसे कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा। लू मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बस लगा कि इन नौजवानों के लिए यह आसान नहीं है, जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। साथ ही वांगचांग ने जो रास्ता बताया था उसे भी आजमा लिया। खाने के बाद शुभों ने अपना वादा निभाया और लूमिंग से कलम और स्याही मांगी। शायद उस पेट भर खाने की वजह से या लूमिंग की दयालु भावना की वजह से उन्होंने बहुत ध्यान से लिखा। नीले कपड़े पहने शुभ ने एक बांस की पेंटिंग बनाई जो सीधी और मजबूत थी, जिसमें एक अलग ही तेजस था। एक और शांत शुभ ने लू शिमिंग लिखा, जिसके अक्षर बहुत गहराई और प्रभावशाली थे। सबसे छोटे वाले ने एक साधारण सी लैंडस्केप पेंटिंग बनाई, पर उसका भाव बहुत गहरा था। चिंग्या भी देखकर खो गई और धीरे से लूमिंग से बोली, मालिक, इन्होंने कितना सुंदर बनाया है। वांगचांग भी पास आया और देखकर सर हिलाया, फिर धीरे से लूमिंग से बोला, नीले कपड़े वाला जो वेन्यन है वह दक्षिण में काफी मशहूर विद्वान है। वह बांस की पेंटिंग जिंगचेंग में कम से कम 10 तेल चांदी की होगी। जिसने लू शिमिंग लिखा है उसका नाम ली पू है। उसकी लिखाई सबसे बेहतरीन है। लू मालिक, आपने इस खाने से बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। लूमिंग ने सावधानी से लिखी हुई चीजों को संभाल कर रख लिया। मैं कला की परख नहीं जानता, पर उनकी ईमानदारी और हुनर महसूस कर सकता हूँ। शुभों 1000 बार शुक्रिया कहकर चले गए और कहा कि अगर वे पतझड़ के बाद जिंगचेंग में परीक्षा के लिए रुके तो जरूर आएंगे। उन्हें जाते हुए देखकर लूमिंग के दिल में अचानक कुछ अलग सा महसूस हुआ। यह प्राचीन और आधुनिक को जोड़ने वाला यह रेस्टोरेंट अब सिर्फ स्टॉक खत्म करने और पैसे कमाने की जगह नहीं रहा था। वांगचांग भी अपने कारवां के साथ निकल गया। जाते वक्त उसने लूमिंग को एक पता दिया, जिंगचेंग में मेरा घर है। अगर कोई काम हो या तुम्हारा मन बदल जाए और जिंगचेंग में दुकान खोलनी हो तो कभी भी आ जाना। दुकान फिर से शांत हो गई। चिंग्या अब भी हर 2-3 दिन में आती थी और हर बार संतुष्ट होकर जाती थी। सुजिनहू और उसके द्वारा भेजे गए जांच करने वाले लोगों को शायद कोई गड़बड़ नहीं मिली और वैसे भी चिंग्या वापस जाकर काम काफी तेजी से करने लगी थी। इसलिए सुजिनहू ने फिलहाल उसे छोड़ दिया। बस उसके दिल में इस रेस्टोरेंट के लिए और ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी, जिसने उसकी नौकरानी को दीवाना बना रखा था।
लिन हाओ वापस आ गया। वह न सिर्फ और ज्यादा गांव के जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों को लाया, बल्कि खुद भी उसने आधिकारिक रूप से रेस्टोरेंट में काम करने की इच्छा जताई। कहा कि तनख्वाह नहीं चाहिए, बस खाना मिल जाए तो काफी है। लूमिंग ने हाँ कह दी। पिछले आंगन का एक कमरा उसके रहने के लिए साफ कर दिया। कोई दुकान पर नजर रखने वाला हो तो मुझे भी सुकून रहेगा। दिन बीतते गए। दक्षिण के विद्वान और परीक्षा देने वाले लोग उत्तर की तरफ आने लगे और केहुआ टाउन से गुजरे। लूमिंग के रेस्टोरेंट में लिखी हुई चीजों के बदले खाना मिलने की बात न जाने कैसे फैल गई, जिसने काफी ऐसे शुभों को आकर्षित किया जो पैसे से तो तंग थे, पर हुनर और ज्ञान में धनी थे। रेस्टोरेंट में धीरे धीरे पढ़ने और बहस करने की आवाजें बढ़ने लगीं। हालांकि थोड़ा शोर था, पर इस पुरानी सी इमारत में एक नई जान आ गई थी। लूमिंग अब भी रोज अपनी मर्जी से उठता था और अब भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता था अपने प्री कुक्ड खाने को गर्म करने के लिए। फ्रिज का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा था। आधुनिक दुनिया की वह डिलीवरी शॉप पूरी तरह से सिर्फ दिखावा बनकर रह गई थी, पर उसके बैंक कार्ड में नंबर्स प्राचीन दुनिया की जड़ी बूटियों और लिखी हुई चीजों की दोहरी आमदनी से स्थिर रूप से बढ़ रहे थे। उसने कुछ सोना बदला, अपने बचपन के दोस्त लीटोंग के जरिए सुरक्षित तरीके से बेचा। आधुनिक दुनिया में चुपचाप एक अच्छी छोटी प्रॉपर्टी खरीद ली, जिससे दिल को काफी सुकून मिला। कभी कभी जब रात गहरी होती तो वह अकेले रेस्टोरेंट के हॉल में बैठकर शुभों की छोड़ी हुई लिखी चीजें देखता और पिछले आंगन में लिन हाओ के एक समान खर्राटों को सुनता। यह टाइम ट्रैवल वाला रेस्टोरेंट अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। माइक्रोवेव अब भी गुनगुना रहा था। फ्रिज में प्री कुक्ड खाना अब भी भरा हुआ था। कहानी शायद अभी शुरू ही हुई थी, और लूमिंग, वह मालिक जो तकनीक और मेहनत से एक कस्सा बन गया, उसकी कहानी इस प्राचीन और आधुनिक के मिलन वाले समय में चुपचाप एक नया अध्याय शुरू कर रही थी। शुक्रिया। ये वाला 10 10 10 10 10 10 10 10 के 2 का 1 है।